तो लास्ट क्लास में हमने कुछ नए पार्टिकल्स पढ़े थे, इसमें ये रेजोनेंस पार्टिकल्स है। तो यहाँ पे बैरियन डेकोप्लेट, इसमें आपने जो है डेल्टा पार्टिकल्स पढ़े और साथ में स्टार वाले पार्टिकल्स, और यहाँ पे लास्ट में ओमेगा माइनस, ये इससे आप फैमिलियर है। तो ये क्योंकि ये बैरियन डेकोप्लेट है तो इसमें बैरियन नंबर इक्वल टू 1 और डेल्टा पार्टिकल्स का स्टेटस 0, और आई और i3 निकालने के लिए 2i + 1 = 4, तो i = 3/2। उसके बाद i3 आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो और यहाँ पे हमने अकॉर्डिंग टू चार्ज से निकाला। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वेक्टर मेसॉन्स। वेक्टर मेसॉन्स में भी हमने क्या कहा कि क्योंकि ये मेसॉन्स है इसीलिए इनका बैरियन नंबर 0। स्ट्रेंजनेस जो है वो वही है जैसे आपने सीडो मेसॉन्स की पढ़ी थी, तो उसी से हमने याद किया। जो आपका बायोन्स है वो ट्रिपलेट है, आपकी जो रो है वो भी ट्रिपलेट है, रो प्लस, रो माइनस एंड रो नॉट। उसके अलावा यहाँ पे केओन्स है स्टार वाले, ईटा नॉट की जगह ओमेगा नॉट है। क्वार्क कंटेंट वही है, और आई और i3 भी आप उसी तरह से करोगे, डबलेट, सिंगलेट, ट्रिपलेट के हिसाब से। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, और इनका जो लाइफ टाइम है वो लेस देन 10⁻22 है, क्योंकि ये रेजोनेंस पार्टिकल्स है और बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ रिएक्शंस देखी जिसमें हमने एक कर ली थी। अब इसमें एक दो रिएक्शन और करते हैं, तो कंजर्वेशन लॉस से इनका डीके भी स्ट्रॉन्ग से होगा, इसे देखना है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। जो मैंने क्वेश्चन दिया था कि L = 0 के लिए क्या आएगा, तो उसका आंसर ट्रिपलेट है। तो अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं, तो एक रिएक्शन और देखते हैं, एक या दो रिएक्शन, और बाकी आप जो है अपने आप कर लेना, या बाकी आसान है, क्योंकि अगर आपको इनकी प्रॉपर्टीज याद है तो फिर कंजर्वेशन लॉस आप कर लोगे। तो अब यहाँ पे एक रिएक्शन और देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें चाहिए टाइप ऑफ इंट्रैक्शन। तो हमारे पास रिएक्शन है डेल्टा प्लस पाई नॉट प्लस प्रोटॉन, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट स्टेट करना है, मास एनर्जी हो जाएगा क्योंकि इसका मास बहुत ज्यादा है। स्लाइड नंबर इसमें लिखा हुआ है, स्लाइड नंबर 4 है ये, ठीक है। उसके बाद लीनियर मोमेंटम एटलीस्ट 2 पार्टिकल्स। एंगुलर मोमेंटम, यहाँ पे स्पिन देखना है, एंगुलर मोमेंटम या स्पिन। स्पिन ऑफ दीज पार्टिकल्स आर 3/2, क्योंकि बैरियन डेकोप्लेट का जो जेपी है वो है 3/2 प्लस। ओमेगा माइनस भी उसी में है 3/2 में। इसकी स्पिन 0 होती है, इसकी स्पिन हाफ होती है। अल्टीमेटली दोनों तरफ रिजल्टेंट स्पिन हाफ इंटीजर आ गई, तो बन जाए बैरियन नंबर। क्योंकि ये बैरियन डेकोप्लेट है तो इट इज बैरियन, पाई नॉट इज नॉट बैरियन एंड प्रोटॉन इज आल्सो बैरियन। प्रोटॉन इज तो बैरियन नंबर इज कंजर्व। यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स को आप स्किप कर दोगे। तो फर्स्ट स्टेट आपने कंजर्वेशन लॉस कर लिए, ठीक है। चार्ज रह गया है, चार्ज हो गया 1। चार्ज जरूर देखना है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम कठिन के लिए हम जो हार्ड वाले हैं वो कर लेते हैं और जो आसान वाले हैं वो भूल जाते हैं, चार्ज भी कंजर्व। उसके बाद स्ट्रेंजनेस, यहाँ पे कोई भी स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो या सभी का 0 कर सकते हो। उसके बाद i3 यहाँ पे अकॉर्डिंग टू चार्ज, तो मैंने कैसे याद कराया था आपको, डेल्टा प्लस प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा नॉट, डेल्टा माइनस। तो जिसको सबसे ज्यादा, जिसका पॉजिटिव है उसको सबसे ज्यादा प्लस दे दो, जो सबसे ज्यादा माइनस है, एक ही माइनस है, सबसे ज्यादा माइनस दे दो। अब जो बचे हुए हैं उसमें प्लस वाले को तो प्लस, और चौथे को जो लास्ट है उसको, फोर्थ वाला जो बचा वो दे दो। तो यहाँ पे प्लस वाले को आपने दिया हाफ, तो i3 इसका हाफ हो गया। उसके बाद पाई नॉट ट्रिपलेट है जिसका थर्ड कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू चार्ज 0 प्लस हाफ। प्रोटॉन न्यूट्रॉन डबलेट है, अकॉर्डिंग टू चार्ज हाफ हो गया। कंजर्व, यहाँ से अगर आपको i3 की वैल्यू निकालनी है तो i3 की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ ऑफ द प्रोडक्ट पार्टिकल्स। i की वैल्यू निकालने के लिए ये 3/2 होगा, 2i + 1 = 4, क्वार्टेट है, i = 3/2। यहाँ पे हो गया ट्रिपलेट 1, प्रोटॉन का हाफ, इससे हो जाएगा हाफ 3/2, एटलीस्ट 1 शुड बी कॉमन 3/2। तो ये जो है कंजर्व हो गई i3, i कंजर्व हो गया एंड इट इज स्ट्रॉन्ग। और यहाँ पे i की वैल्यू 3/2 है क्योंकि 3/2 एक ही कॉमन है, विच सेटिस्फाइज i3 = हाफ, ठीक है। अब एक रिएक्शन और कर लेते हैं, और बाकी जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको प्रैक्टिस के लिए जो असाइनमेंट दिया है वो भी करना है, उससे क्वेश्चन भी करने हैं, साथ में यहाँ भी जो भी रिएक्शन आपके सामने है उसमें कुछ रिएक्शन आप कर सकते हो। अब एक रिएक्शन में जो है रो वाली भी कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगली रिएक्शन ये है हमारे पास, रो प्लस पाई नॉट प्लस पाई प्लस। इसका मास एनर्जी कंजर्व होगी क्योंकि इसका मास भी ज्यादा है, तो इट इज कंजर्व। लीनियर मोमेंटम एटलीस्ट 2 पार्टिकल्स, लीनियर मोमेंटम केवल हम डीके में करेंगे, कंजर्व। उसके बाद चार्ज 1, 0 + 1 कंजर्व। बैरियन नंबर, क्योंकि जो रो है वो मेसॉन है, वेक्टर मेसॉन है, इट इज नॉट बैरियन, तो सभी 0 है। तो एक भी मेसॉन नहीं, एक भी बैरियन नहीं है, तो कंजर्व। इलेक्ट्रॉन नंबर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन नंबर आप स्किप कर दो। और एंगुलर मोमेंटम, स्पिन या एंगुलर मोमेंटम, इनकी स्पिन मैंने क्या कहा था आपसे, ये वेक्टर, रो इज वेक्टर मेसॉन,
तो इसके जेपी की वैल्यू क्या थी 1 इसलिए क्योंकि इसकी स्पिन 1 थी और एल की वैल्यू 0, तो ये 1 है, इनकी 0 है, तो अल्टीमेटली दोनों तरफ इंटीजर आ गए, तो कंजर्व दोनों तरफ इंटीजर या दोनों तरफ हाफ इंटीजर होना चाहिए। अगर एक तरफ इंटीजर एक तरफ हाफ है तो कंजर्व नहीं है, ऐसा हमने बीटा डीके में भी कहा था। लास्ट लाइन में मैंने आपसे बता तो रखा है कि आई और आई थ्री कैसे निकालते हैं, आई और आई थ्री कैसे निकालते हैं। ये जो हमने निकाला है यहाँ पे आई थ्री निकाला है और आई निकाला है ऑफ द प्रोडक्ट पार्टिकल्स। तो इसको निकालने के लिए मैंने आपको बताया था तो कैसे करते हैं। तो कोई भी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है जिसमें आई और आई थ्री कंजर्व हो रहा हो, उसमें आई थ्री एंड आई ऑफ द प्रोडक्ट पार्टिकल्स कैसे निकालते हैं, या किसी भी सिस्टम के लिए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो आई थ्री निकालने के लिए तो जितना भी टोटल आई थ्री हो रहा है वो हो गया, तो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं पाई नॉट प्लस पी का। तो पाई नॉट प्लस पी के लिए आई थ्री की वैल्यू हाफ और आई की वैल्यू भी 3/2 जो कि आई थ्री को सेटिस्फाई कर देगी। एंगुलर मोमेंटम, एक्चुअली एंगुलर मोमेंटम में क्या परेशानी हो रही है, देखो एंगुलर मोमेंटम में मैंने आपसे कहा कि एंगुलर मोमेंटम में जे कंजर्व होना चाहिए टोटल एंगुलर मोमेंटम, पर हम जे निकाल नहीं पाते क्योंकि जे निकालने के लिए हमें एल निकालना पड़ेगा, जिसको निकालने के लिए टाइम लगेगा। ठीक है, निकल तो जाएगा लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। या डीके के रिएक्शन में एल ऑफ द रिएक्टेंस तो आपको जीरो होता ही है, लेकिन अगर मान लो ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी हो, वहां पे एल ऑफ द रिएक्टेंस हमें नहीं पता है तो हम अपने आप 0 1 क्या माने। तो या फिर मैंने कहा कि अगर नहीं दे रखा तो 0 मान लो, तो उससे फिर एल निकालोगे जो कि लेंथी प्रोसेस है। तो मैंने कहा वो टाइम बचाने के लिए आप यहाँ पे एग्जाम में केवल स्पिन देख लो, स्पिन मैंने आपको याद करा रखी है। तो दोनों तरफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अगर स्पिन आपकी इंटीजर हो जाए, भले कॉमन भी ना हो, क्योंकि एल मिलके वो जे को बराबर कर देगा ये मानते हुए, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। ये कौन सा पेज है, मतलब पेज का मतलब स्लाइड नंबर 4 लिखा तो है यहाँ पे नीचे, स्लाइड नंबर 4 लिखा हुआ है। आपको स्लाइड नंबर दिख रही है क्या? स्लाइड नंबर मेरे ख्याल से मुझे दिख रही है, 4 लिखी हुई है। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट स्टेट कर लिया आपने स्ट्रेंजनेस, तो इसमें कैसे करेंगे। हमने कहा था कि जो रो वाले हैं वो ट्रिपलेट है और पायोन्स भी ट्रिपलेट है, तो रो का जो स्ट्रेंजनेस है वो पायोन्स की स्ट्रेंजनेस की तरह एक्ट होगा, मतलब उसी तरह से याद करना है। तो क्योंकि पायोन्स की स्ट्रेंजनेस 0 है तो रो की भी 0 होगी, तो यानी कि ये नॉन स्ट्रेंज पार्टिकल्स है। फिर आई थ्री मैंने कहा था कि जो पायोन्स है वो ट्रिपलेट है तो रो भी ट्रिपलेट है। अकॉर्डिंग टू चार्ज इसका हो जाएगा 1, इसका 0 + 1। यहाँ पे आई थ्री कंजर्व हो गया, डेल्टा आई थ्री इक्वल टू 0, और आई थ्री ऑफ द प्रोडक्ट पार्टिकल्स कितना हो गया 1। फिर आई यहाँ पे ट्रिपलेट है, 2i + 1 = 3, i = 1। यहाँ पे 1 और 1 से 0 1 2, केवल एक ही कॉमन है, तो कॉमन हो गया तो आई कंजर्व हो गया, और साथ में स्ट्रॉन्ग हो गया, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो गया। और इसके अलावा क्योंकि एक ही कॉमन है तो आई की वैल्यू 1 हो गई जो इस आई थ्री को सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि इससे आई थ्री की वैल्यू -1 0 1 आती है और ये 1 यहाँ पे है, इसका मतलब ये आई थ्री को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इनका आंसर हो गया i = 1, i3 = 1 फॉर द प्रोडक्ट पार्टिकल्स, अगर एग्जाम में पूछे उसके लिए है, अदरवाइज तो कंजर्व हो चुका। तो ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का, यानी कि ये जो रेजोनेंस पार्टिकल्स है इनका डीके भी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से होता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिसमें ये रेजोनेंस पार्टिकल्स इन्वॉल्व है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये हमारे पास क्वेश्चन है पेज नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट दिसंबर 2012। अगर आपका क्वेश्चन है, ये है अगर देखो अगर आई थ्री कंजर्व हो गया और आई नहीं हुआ तो रिएक्शन इलेक्ट्रोमैटिक हो गई, लेकिन अगर आई थ्री हो गया कंजर्व और आई भी कंजर्व हो गया तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो आई थ्री को सेटिस्फाई ना करे। इफ आई थ्री इज कंजर्व्ड देन इट विल डेफिनेटली सेटिस्फाई आई थ्री। अब इस क्वेश्चन को देखो पेज 44, यहाँ पे देखो क्या दे रखा है। कंसीडर द फॉलोइंग पार्टिकल्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, neutral pion and delta resonance delta plus. When ordered in terms of decreasing lifetime, the correct arrangement is as follows. तो मैंने सबकी लाइफ टाइम आपको याद करा दी। ठीक है, हमने क्या कहा था कि जो प्रोटॉन है वो स्टेबल पार्टिकल है, फ्री प्रोटॉन इज स्टेबल, उसकी लाइफ टाइम ऑलमोस्ट इनफाइनाइट है। ठीक है, इनफाइनाइट हम कह देते हैं मतलब बहुत ज्यादा है। ऐसे मान लीजिए, मान लो अगर मान लो 10⁻23 ईयर्स है तो वो इनफाइनाइट ही मानो। ठीक है, तो वो इनफाइनाइट हो गई। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन प्रोटॉन का आएगा क्योंकि हमें चाहिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो प्रोटॉन की लाइफ टाइम होगी इनफाइनाइट। न्यूट्रॉन की मैंने याद कराई थी 10⁻3 सेकंड्स। ठीक है, यानी कि ये तो होगी इनफाइनाइट, ये होगी 10⁻3 सेकंड्स। पायोन जो डीके होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से होता है,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में होता है डीके। इसका मतलब इसकी होगी 10⁻⁻16। और ये जो डीके होता है ये स्ट्रॉन्ग से होता है, ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स होता है, ये स्ट्रॉन्ग से डीके होता है, यानी कि ये रेजोनेंस पार्टिकल बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। हम इसे कह सकते हैं -23 या -24। अल्टीमेटली ये आंसर हो गया, स्पिन जीरो है। तो अगर सबकी स्पिन जीरो है यानी कि दोनों तरफ जीरो नंबर ऑफ फर्मियॉन्स है, तो मैंने कहा था दोनों तरफ इवन नंबर ऑफ फर्मियॉन या दोनों तरफ ऑड नंबर ऑफ फर्मियॉन देख लो, या स्पिन अगर याद है तो फिर अल्टीमेटली दोनों तरफ इंटीजर स्पिन हो गई, दोनों तरफ जीरो हो गई, इंटीजर स्पिन हो गई। तो एंगुलर मोमेंटम में कंजर हो गया। इसके बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है नहीं, तो फर्स्ट स्टेट हो गए। अब हम करेंगे स्टेजनेस नंबर 9। स्टेजनेस में देखो के नॉट का है +1, पायों का 0, के नॉट बार का -1, +0 +0। तो यहाँ पे एस कंजर्व नहीं हुआ। डेल्टा एस कितना हो गया यहाँ पे? डेल्टा एस हो गया 1 -1 यानी कि +2। मैंने आपसे क्या कहा था कि डेल्टा एस का जो मॉड है, बल्कि मॉड यहाँ पे हटा दो क्योंकि यहाँ पे हम सिंपल सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो डेल्टा एस जो है वो +-2 यहाँ पे आ रहा है, रिएक्टेंस माइनस प्रोडक्ट या प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंस। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर ये 1 के अलावा है तो फॉरबिडन है। लेकिन फिर मैंने कहा था कि बट इफ रिएक्शन contains both K naught and K naught bar, then delta S can be other than 1। तो यहाँ पे फॉरबिडन नहीं होगा, ये एक्सेप्शन हो गया जो मैंने आपको लिखाया था कि इस रिएक्शन में K नॉट और K नॉट बार दोनों हैं, तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो सेकंड ऑर्डर छोड़ो क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अल्टीमेटली ये जो है फॉरबिडन नहीं है, ये क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी क्योंकि एस कंजर्व नहीं है। तो इसका आंसर ए हो गया। ठीक है, अब कंफर्म करने के लिए आप नंबर बी भी देख सकते हो। नंबर बी वाली रिएक्शन देखो, P+N D+P+P बार। अब इसमें देखेंगे इसमें टाइप ऑफ इंटरेक्शन। तो ये रिएक्शन, इसका टाइप ऑफ इंटरेक्शन देखो कैसे करोगे आप। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, बिना करे बताओ, ये आपको अगर ये फॉरबिडन नहीं है बी वाली रिएक्शन, तो ये आपको कौन सा टाइप नजर आ रहा है, स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक में से? ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग है। क्यों है? क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि अगर रिएक्शन में न्यूक्लियॉन्स और पायोन्स है, केवल न्यूक्लियॉन्स और पायोन्स है, तो वो स्ट्रॉन्ग है। इस रिएक्शन में सभी न्यूक्लियॉन्स है, पार्टिकल या एंटी पार्टिकल। क्योंकि जो ड्यूट्रॉन, जो डी है, पहली बात तो जो डी है ये ड्यूट्रॉन है, ये डाउन क्वार्क नहीं हो सकता। और ड्यूट्रॉन में केवल प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, तो सभी ये न्यूक्लियॉन्स है। इसका मतलब अगर सभी न्यूक्लियॉन्स या पायोन्स हो तो रिएक्शन स्ट्रॉन्ग होगी। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लग रही है। तो सबसे पहले चार्ज, और क्योंकि ये डीके की रिएक्शन नहीं है इसलिए हमने मास एनर्जी और लीनियर मोमेंटम नहीं किया है, उसको हम नहीं कर सकते। 1 + 0, ड्यूट्रॉन का चार्ज कितना होगा? ड्यूट्रॉन होता है 1H2, इसमें एक प्रोटॉन है, उतना ही इसका चार्ज, +1 -1 चार्ज इज कंजर्व। उसके बाद बैरियर नंबर 1 + 1, ड्यूट्रॉन में 2 न्यूक्लियॉन्स है यानी कि बैरियर नंबर 2, +1 -1, बैरियर नंबर इज कंजर्व, दोनों तरफ 2 हो गया। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम, हमने एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या कहा था, या तो दोनों तरफ नंबर ऑफ फर्मियॉन्स देख लो। ठीक है, तो फर्मियॉन्स लेफ्ट साइड में कितने फर्मियॉन है? 2 फर्मियॉन्स। राइट साइड में कितने फर्मियॉन है? ड्यूट्रॉन में तो 2 है, +1 ये है और +1 ये है। भले ही एंटी प्रोटॉन हो पर स्पिन इज सेम फॉर पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल। तो आपके पास कितने हो गए? 4 फर्मियॉन्स। दोनों तरफ अगर इवन नंबर ऑफ फर्मियॉन्स होंगे तो स्पिन भी आपकी इंटीजर होगी, दोनों तरफ स्पिन दोनों तरफ इंटीजर होगी अगर दोनों तरफ इवन नंबर ऑफ फर्मियॉन होगी। और अगर दोनों तरफ स्पिन इंटीजर होगी तो एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। उसके बाद इलेक्ट्रॉन इसमें है नहीं, तो फर्स्ट स्टेट आपने कंजर्व कर दिए। उसके बाद जो स्ट्रेंजनेस नंबर इसको स्किप कर दो, यहाँ पे कोई भी स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है। अब देखो I3 प्रोटोन के लिए हाफ, न्यूट्रॉन के लिए -हाफ। ड्यूट्रॉन के लिए कितना होगा? ड्यूट्रॉन के लिए मैंने कहा कि जब आपके पास कोई भी न्यूक्लियाई हो उसके लिए I3 की वैल्यू Z-n/2। तो यहाँ पे कितनी होगी? 0, क्योंकि टोटल नंबर, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन बराबर है। +½ -½ एंटी प्रोटॉन के लिए -½ कंजर्व हो गया दोनों तरफ। उसके बाद I को ये डबलेट है, और मैंने आपसे कहा था अल्फा पार्टिकल और ड्यूट्रॉन के लिए I को याद रखो 0 होता है। प्रोटॉन का हाफ और एंटी प्रोटॉन का भी हाफ, I इज नेवर नेगेटिव। तो दोनों तरफ 0 और 1 आ गए, यहाँ भी 0 और 1। तो यहाँ पे दोनों ही आपके कॉमन हो गए, दोनों कॉमन है। ठीक है, तो इसका मतलब I इज कंजर्व्ड एंड इट इज स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। अब अगर आपको निकालना हो I3 की वैल्यू, तो यहाँ पे देखो ऐड करके I3 की वैल्यू कितनी हो गई? 0। अगर ये 0 है तो यहाँ पे I की वैल्यू होगी 0 and 1 बोथ, क्योंकि दोनों सेटिस्फाई कर देंगे I3 को, एज बोथ सेटिस्फाइज I3 = 0। ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में I3 और I की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। कभी आप सोचो ये भी निकालने पड़ रहा है, ये हम तब निकालेंगे जब आपसे पूछे कि I3 और I की वैल्यू कितनी होगी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपका बी वाला आंसर नहीं है क्योंकि बी स्ट्रॉन्ग से हो रहा है। और इस क्वेश्चन में कि स्ट्रॉन्ग वाला नहीं होना चाहिए,
इज नॉट अलाउड बाय स्ट्रॉन्ग, इसलिए बी इज नॉट योर आंसर। ठीक है, हमने टाइप ऑफ इंटरेक्शन देखा तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आया। अब देखो सी वाला आंसर क्यों नहीं है। सी वाले में आप करोगे पहले फर्स्ट स्टेट, जब आप फर्स्ट स्टेट करोगे तो यहाँ पे चार्ज तो कंजर्व हो रहा है, पर बैरियर नंबर अगर आप देखोगे तो 1+0 और यहाँ पे 1+1, तो बैरियर नंबर इज नॉट कंजर्व। अगर बैरियर नंबर ही कंजर्व नहीं है तो ये रिएक्शन फॉरबिडन है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है फर्स्ट स्टेट को स्किप नहीं करना है। एग्जाम में कुछ स्टूडेंट्स ने क्या गलती करी मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट दिसंबर 2017 में गलती क्या करी, उन्होंने रिएक्शन नंबर ए में तो ये कह दिया कि ये फॉरबिडन है क्योंकि डेल्टा इज 2 है, तो 2 की वजह से फॉरबिडन कह दिया, और ऑप्शन नंबर सी को लगा दिया क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में उन्होंने स्ट्रेंजनेस देखा, और स्ट्रेंजनेस उनकी कितनी आ रही है, स्ट्रेंजनेस उनकी डेल्टा एस 1 आ रही है। ठीक है, तो उन्होंने इसको वीक कह दिया और सी वाला आंसर लगा दिया, जबकि फर्स्ट स्टेट भी तो करना है आपको। फर्स्ट स्टेट अगर नहीं है तो फॉरबिडन है, वो वीक नहीं है, तो ये अप्रोच नहीं करनी है, इट इज रॉन्ग, ये नहीं करना है, पहले फर्स्ट स्टेट देखना है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में प्रोटॉन प्लस डेल्टा प्लस एंटी न्यूट्रॉन प्लस डेल्टा प्लस प्लस, यहाँ पर भी बैरियर नंबर कंजर्व नहीं है, इट इज 1, ये 0 और इसका है -1 एंटी न्यूट्रॉन, तो यहाँ भी बैरियर नंबर कंजर्व नहीं है, तो इट इज ऑल्सो फॉरबिडन। ठीक है, तो अगर ये समझ में आ गया हो तो हम, अगर आप बता दो तो हम आगे चले नेक्स्ट स्लाइड पे, जैसे लिख लो पार्टिकल फिजिक्स में ज्यादा सिलेबस वैसे बचा नहीं है, आप मान लीजिए कि कम से कम 6-7 क्लास लेक्चर्स में शायद पूरा हो जाएगा। ठीक है, हाँ यस यस, यहाँ डेल्टा प्लस का बनाएगा बैरियर नंबर, डी वाले ऑप्शन में डेल्टा प्लस का बैरियर नंबर बनाएगा। और एक मिनट, हाँ ये गलती से लिखा गया, यहाँ पे होगा 1, ये आएगा 1, तो डी वाले ऑप्शन में आप करेक्शन करो, डेल्टा प्लस और डेल्टा प्लस प्लस का बैरियर नंबर 1 होगा। अच्छा, अब जो है आप में से किसी ने पूछा कि ऑप्शन नंबर डी में एंगुलर मोमेंटम अगर पूछे तो कंजर्व है कि नहीं है, तो एंगुलर मोमेंटम देख लो। इसमें जो है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व लग रहा है क्योंकि देखो दोनों तरफ 2 फर्मियॉन्स है, दोनों तरफ 2 फर्मियॉन्स है, इसकी स्पिन हाफ, इसकी 3/2, इसकी स्पिन हाफ, इसकी 3/2, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा क्योंकि दोनों तरफ आपका इंटीजर स्पिन आ जाएगा, इवन नंबर ऑफ फर्मियॉन्स है दोनों तरफ, इसीलिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। अगर पूछे एंगुलर मोमेंटम है कि नहीं तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो रहा है ऑप्शन नंबर डी में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। नेक्स्ट है आपका ये, ऑप्शन नंबर ए में क्यू पाई माइनस, एक मिनट, ऑप्शन नंबर ए में पाई माइनस का जो क्यू होगा, अच्छा यस, ऑप्शन नंबर ए में करेक्शन करो, ये सही कह रहे हो, ऑप्शन नंबर ए में क्यू जो है ये गलती से लिखा हुआ है, ये जो है माइनस बनाएगा तभी तो कंजर्व होगा। ऑप्शन नंबर ए में क्यू जो है वो पाई माइनस का -1 है, इसीलिए तो कंजर्व है ये। ठीक है, तो ये हो गया, ये भी एक करेक्शन हो गया। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 22, नेक्स्ट जून 2018। इसमें क्या लिख रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्री पार्टिकल प्रोसेसेस डज नॉट कंजर्व स्ट्रेंजनेस। अगर यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आए डज नॉट कंजर्व स्ट्रेंजनेस, ठीक है, तो आपको केवल स्ट्रेंजनेस से फोकस करना है, केवल स्ट्रेंजनेस करनी, चाहे भले ही तो फिर वो रिएक्शन फॉरबिडन हो, चाहे भले उस रिएक्शन में चार्ज कंजर्व नहीं हो रहा हो, आपको औरों से मतलब नहीं है, फिर आपको केवल स्ट्रेंजनेस देखना है। आप आंसर बताओ क्या होगा जिसमें स्ट्रेंजनेस कंजर्व नहीं हो रही है, तो कौन सा आंसर होगा। आप में से किसी ने एक आंसर भी लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ पे साफ दिख रहा है आपका डी ऑप्शन हो गया, क्योंकि डी में केवल केओन जो है स्ट्रेंज पार्टिकल है और ये 0 है, तो ये आंसर हो जाएगा स्ट्रेंजनेस इज नॉट कंजर्व। ठीक है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं आ सकता 5 मार्क्स का। सी वाले ऑप्शन में सभी नॉन स्ट्रेंज पार्टिकल है। ए ऑप्शन में इसका +1 है और इसका -1 है, तो यानी कि यहाँ तो स्ट्रेंजनेस कंजर्व हो रही है, इसमें इसका +1, इसका -1, यहाँ भी डेल्टा एस 0 है, यहाँ भी डेल्टा एस 0 है। ठीक है, तो सिर्फ डी में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 46, सॉरी पेज नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 25। तो पेज नंबर 46 में ये है नेक्स्ट जून 2019। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द मीन लाइफ टाइम ऑफ द फॉलोइंग डीकेज। तो ये जो 3 डीके हैं, इनकी लाइफ टाइम को टॉ रो, टॉ पाई और टॉ म्यू लिखा हुआ है। यहाँ पे रिएक्शन की लाइफ टाइम भी वही है और पार्टिकल की लाइफ टाइम भी वही है, क्योंकि डीके के रिएक्शन में मैंने कहा था जो फ्री पार्टिकल का जो लाइफ टाइम है वही उस रिएक्शन की लाइफ टाइम है। तो यहाँ पे मैंने लाइफ टाइम आपको याद करा रखी है। पहली रिएक्शन स्ट्रॉन्ग से है,
रेजोनेंस पार्टिकल का है। और पहली बात तो मैं बता दूं, यहाँ पे एक भी रिएक्शन फॉरबिडन नहीं है, क्योंकि अगर फॉरबिडन होती तो फिर लाइफ टाइम ही नहीं होती पॉसिबल। फॉरबिडन नहीं है तभी तो लाइफ टाइम पॉसिबल है, इसीलिए यहाँ पे फॉरबिडन नहीं है। तो पहली रिएक्शन में डीके ऑफ रेजोनेंस पार्टिकल इट इज स्ट्रॉन्ग। सेकंड रिएक्शन में आपका फोटोन इन्वॉल्व है, पाई नॉट का डीके है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। थर्ड रिएक्शन में न्यूट्रॉन इन्वॉल्व है, वीक इंटरेक्शन। लाइफ टाइम आपको पता है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की लाइफ टाइम लेस देन 10 की पावर -21 सेकंड्स होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की 10 की पावर -14 से -16 -21 होती है, और वीक में -13 से 3 होती है। और पार्टिकल्स की लाइफ टाइम मैंने आपको याद करा दी। तो क्या आंसर हो गया? यहाँ पे सबसे ज्यादा लाइफ टाइम किसकी होगी? सबसे ज्यादा वीक वाले की होगी। सबसे ज्यादा होगी वीक की, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की, फिर सबसे कम स्ट्रॉन्ग की। आंसर हो गया आपका सी। सबसे ज्यादा वीक की, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की। पाई नॉट कितनी है? 10 की पावर -16। इसी कितनी है? 10 की पावर -22 से भी कम। और इसी कितनी है? इसकी मैंने याद कराई थी 10 की पावर -6। ये कैसे याद करेंगे? जो आपका म्यू है वो 6 का, वो ऐसे मान लीजिए वो 6 का उल्टा है। 6 को रिवर्स कर दिया। म्यू जो है वो उसकी शेप ऐसी है जैसे 6 का उल्टा है। अगर आप म्यू को पूरा बना दो, इस म्यू को पूरा बना दो तो 6 ही बनता है। तो मैं तो ऐसे याद कर रखा 10 की पावर -6। ठीक है। और पाई उसका होता है पाई प्लस पाई माइनस का 10 की पावर -8, जबकि पाई नॉट का होगा 10 की पावर -16, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आंसर आपका सी आ गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये भी जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये भी काफी आसान था। अब है आपका टिफर 2015 का क्वेश्चन, पेज नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो यहाँ पे जो लैंग्वेज है क्वेश्चन की समझना। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्विंग एलिमेंट्री पार्टिकल्स। आपके पास दो रिएक्शन है। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। अगर ऐसा स्टेटमेंट हो ट्रू फॉर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, इसका मतलब, और ठीक है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये भी होता, देखो अब आप ऑप्शन देखना, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन में लिखा है ए एंड बी आर बोथ फॉरबिडन। यहाँ पे फॉरबिडन का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। यहाँ फॉरबिडन का मतलब ये है कि अगर वो रिएक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाला क्वेश्चन है ना, अगर वो रिएक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है, मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या वीक है, तो भी आप फॉरबिडन कहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इफ रिएक्शन इज नॉट स्ट्रॉन्ग, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या वीक भी हो, देन ऑल्सो इट इज कंसिडर्ड फॉरबिडन इन दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें स्ट्रॉन्ग निकालना है, तो अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसे फॉरबिडन कह रहे हैं, बस इसका मतलब ये है। ठीक है, कहने, और यहाँ पे फर्स्ट एड भी करोगे, क्या पता वो सचमुच फॉरबिडन हो, क्या पता वो पॉसिबल ना हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं स्टेटमेंट इक्वेशन नंबर फर्स्ट एड भी देखने हैं, और स्ट्रॉन्ग अगर नहीं है तो फॉरबिडन। तो इसमें देखो चार्ज कंजर्व हो रहा है -1 +1 -1 +1। बैरियर नंबर देखो 0 +1 0 +1 कंजर्व हो गए। उसके बाद एंग्लो मोमेंटम देख सकते हो। एंग्लो मोमेंटम में यहाँ पे 1 फर्मियन प्रोटॉन है, और यहाँ पे 1 फर्मियन सिग्मा है, और दोनों की स्पिन हाफ होती है, जबकि पाई उसकी 0 होती है, तो कंजर्व। उसके बाद इलेक्ट्रॉन इसमें है नहीं। उसके बाद स्ट्रेंजनेस 0 + 0 -1 और -1, और यहाँ पे भी -1। आप यहाँ पे देख रहे हो, यानी कि यहाँ पे स्ट्रेंजनेस इज नॉट कंजर्व। अगर स्ट्रेंजनेस कंजर्व नहीं है तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इस केस में ये फॉरबिडन है। वैसे नहीं होता, पर यहाँ पे फॉरबिडन इसलिए कि स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, और वैसे भी ये जो है प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेंज पार्टिकल्स है, सॉरी हाँ ठीक है, मैंने सही लिखा, मैंने सोचा मैंने स्टेज गलत लिखी, यहाँ पे सही लिखी है। अल्टीमेटली यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेंज पार्टिकल्स जो कि स्ट्रॉन्ग से होनी चाहिए थी, पर उन्होंने यहाँ पे अपने आप पार्टिकल्स ऐसे इन्वॉल्व कर दिए जिसमें स्ट्रेंज कंजर्व नहीं होती, तो ये हो गया फॉरबिडन। उसके बाद नंबर बी है K- प्लस प्रोटॉन, K- ये रो है, रो प्लस। ठीक है, यहाँ पे देखो चार्ज कंजर्व हो रहा है -1 +1 -1 +1। अब यहाँ पे बैरियर नंबर देख लो, बैरियर नंबर है यहाँ पे 0 +1, यहाँ पे 0। अब यहाँ देखना ये भी 0 है, क्योंकि ये मेसॉन है, इट इज वेक्टर मेसॉन। तो यहाँ पे बैरियर नंबर ही कंजर्व नहीं हो रहा, इसीलिए ये फॉरबिडन है। ये किसी भी तरह, ये कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, ये फॉरबिडन है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आंसर क्या हो गया? ए एंड बी बोथ आर फॉरबिडन। तो ए ऑप्शन हो गया, ए एंड बी बोथ आर फॉरबिडन। फॉरबिडन क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग से नहीं है। ठीक है, तो अब हम आगे चल रहे हैं। और वैसे भी यहाँ पे तो दोनों ही फॉरबिडन है। क्यों? क्योंकि पहली वाली रिएक्शन में डेल्टा एस का जो मॉड है वो 2 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तो दोनों ही फॉरबिडन है, यहाँ से कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक होता तो भी फॉरबिडन होता, पर यहाँ पे तो कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, तो ये वैसे भी फॉरबिडन ही है। तो अब हम आगे चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, अब हम देखो, हमने रेजोनेंस पार्टिकल्स कर लिए हैं। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इन जनरल दोबारा नहीं आए। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करें? तो आपने जो है क्वांटम में सीजी कोफिशिएंट्स का वर्ड, मतलब ये जो नाम है सुन रखा होगा क्वांटम में। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम की टेबल्स होती है सीजी कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो जिस तरह से क्वांटम मैकेनिक्स में सीजी कोफिशिएंट्स होते हैं एंगुलर मोमेंटम के लिए, आपका जो आइसोस्पिन थर्ड कंपोनेंट है वो भी एंगुलर मोमेंटम की तरह एक्ट करता है। तो मैं यहाँ पे आपको सीजी कोफिशिएंट्स की टेबल याद कराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपको ये टेबल याद नहीं करनी है।
आपको इस टेबल से घबराने की जरूरत नहीं है, याद नहीं करनी है। लेकिन अच्छा कल ही हुआ था तो ठीक है, लेकिन क्या करना है, मैं आपको ये बताऊं कि ये टेबल ऐसी है कि अगर i इक्वल टू 3/2 है, अगर i इक्वल टू 3/2 है, तो उसका जो थर्ड कंपोनेंट है 3/2 और -3/2, जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, थर्ड कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड सेम फॉर i3, उनके लिए सीजी कोफिशिएंट्स सेम है 1 एंड 1। ठीक है, यानी कि जिनका i भी 1 है, जिनका i3 या तो 3/2 है या -3/2 है, उनके लिए सीजी कोफिशिएंट्स की वैल्यू सेम है। ठीक है, ऐसे ही हाफ और माइनस हाफ की बात करें तो उनके लिए सीजी कोफिशिएंट्स √1/3 और √1/3 सेम है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अब हम आगे बढ़ते हैं तो इसका हम यूज करेंगे कि अगर i आपका 3/2 हो, मतलब सेम हो, और उसका जो i3 है उनका मैग्नीट्यूड भले डिफर हो, पर मैग्नीट्यूड सेम हो, पर जो साइन है वो भले डिफर कर रहा हो, -3/2 3/2, तो उनका सीजी कोफिशिएंट्स एक्चुअली सेम होता है। इसको देखते हुए हम जो है कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे पास ये रिएक्शन है पेज नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 1, ये आपकी बुकलेट में है। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आइडेंटिफाई द रिएक्शन विच हैज सेम ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, सेम ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, यानी कि रिएक्शन जो ये वाली दे रखी है पाई प्लस प्लस प्रोटॉन इक्वल टू पाई प्लस प्लस प्रोटॉन, इसकी जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है, तो हमें ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी से ज्यादा मतलब है नहीं, मतलब इसका फॉर्मूला ना हमने पढ़ा, ना हमें पढ़ना, ना हमें याद करना। तो करना क्या है फिर, हमें यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं बस कि ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी इस वाली रिएक्शन की किसके बराबर होगी, इस वाली रिएक्शन की उसके बराबर होगी जिसका i और i3 का जो सीजी कोएफिशिएंट है वो सेम हो। लास्ट स्लाइड ये है, लास्ट स्लाइड है ये जो टेबल है, टेबल नंबर 3.4, ये क्रेन की जो बुक है न्यूक्लियर फिजिक्स की, उसमें चैप्टर नंबर 3 में 3.4 टेबल है, वहां से ली गई है, फ्रॉम क्रेन। हालांकि मैंने आपसे कह दिया पहले ही, आपको ये टेबल याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स में भले आप याद करो, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन इसका नहीं आएगा कि ये टेबल याद करो। ठीक है, बस इसका मैंने आपको आइडिया दिया है कि सीजी कोएफिशिएंट सेम होता है अगर i3 का मैग्नीट्यूड सेम। तो अब हम आगे चल रहे हैं, तो यहाँ पे देखो कि पाई प्लस प्लस पी, तो इसका ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी, किस वाली रिएक्शन के बराबर होगी। तो इसे कैसे करेंगे, आप क्या करोगे, ये सभी रिएक्शंस स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, आपको दिख रहा है पायोस और न्यूक्लियस, और वैसे भी जब i और i3 की वैल्यू हम देखते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग के लिए देखते हैं, तो ये सभी रिएक्शंस स्ट्रॉन्ग है। तो अब आप क्या करोगे, स्ट्रॉन्ग को मानते हुए i और i3 की वैल्यू निकालोगे। तो सबसे पहले तो i और i3 की वैल्यू, i और i3 की वैल्यू उसकी निकालो जो जो रिएक्शन दे रखी है। एक मिनट, तो आपको रिएक्शन क्या दे रखी है, पाई प्लस प्लस प्रोटॉन, पाई प्लस प्लस प्रोटॉन। यहाँ पे i3 की वैल्यू निकालो, i3 की वैल्यू है आपकी यहाँ पे 1 प्लस हाफ, 1 प्लस हाफ। इसका मतलब कितनी हो गई, इसका मतलब i3 की वैल्यू हो गई आपकी, ऑफ द प्रोडक्ट पार्टिकल्स कह सकते हो 3/2। अब i की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगी 1 हाफ, 1 हाफ, ये हो गया आपका हाफ 3/2, यहाँ पे हो गया हाफ 3/2। कॉमन दोनों है, i कंजर्व है, लेकिन केवल 3/2, केवल 3/2 इसे सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आंसर आपका, i एंड i3 की वैल्यू कितनी हो गई, 1, सॉरी 3/2, 3/2। ठीक है, ये अगर आप इसका वेव फंक्शन लिखोगे तो ये आएगा। साथ में जो यहाँ पे कॉमन है, जिसको हम यहाँ पे सी लिख लेते हैं, तो सी की वैल्यू यहाँ पे 1 है। अल्टीमेटली सीजी कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 आ जाएगा, मतलब जो भी आएगा वो यहाँ पे हम फिलहाल यहाँ 1 लिख रहे हैं। ठीक है, जो भी सीजी कोएफिशिएंट यहाँ पे आएगा वो उसके बराबर होगा जो हमारी इन चारों में से रिएक्शन होगी। तो अब हमें देखना है i और i3 की वैल्यू चारों कितनी है। सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की, पाई प्लस प्लस न्यूट्रॉन, पाई प्लस प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो i3 की वैल्यू है 1 माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस हाफ, यानी कि i3 की वैल्यू हो गई हाफ। फिर i की देखोगे, i की यहाँ पे आ गई 1 और हाफ, i की तो यहाँ पे सभी रिएक्शंस में 1 और हाफ का कॉम्बिनेशन है, तो i की वैल्यू यहाँ पे हाफ और 3/2 आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे i जो है दोनों ही पॉसिबल है, दोनों i3 को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब आप i और i3 लिखोगे तो इसका वेव फंक्शन इस तरह से जाएगा, c1 i की वैल्यू 3/2 के साथ भी हाफ पॉसिबल है, और i की वैल्यू 3/2 के साथ, सॉरी हाफ के साथ भी हाफ पॉसिबल है, यानी कि यहाँ पे हाफ और हाफ भी पॉसिबल है, और हाफ और 3/2 और हाफ भी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं है आंसर, ये आंसर इसलिए नहीं है, इसकी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आपकी गिवन रिएक्शन के बराबर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे सीजी कोएफिशिएंट c1 c2 डिफर करेंगे। ठीक है, i और i3 की वैल्यू उसके रिस्पेक्ट नहीं करेगी। अगर हम बी ऑप्शन देखें, पाई 1 प्लस पी, पाई माइनस प्लस पी, पाई नॉट प्लस एन, यहाँ पे i3 की वैल्यू -1 प्लस हाफ, यहाँ पे हो गई पाई नॉट की है ये वैल्यू 0
माइनस हाफ। तो यहाँ से I3 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस हाफ। और I की वैल्यू मैंने कहा था वही रहेगी आपकी, वन और हाफ का कॉम्बिनेशन होके हाफ और 3/2। यहाँ भी दोनों पॉसिबल है, यहाँ पे दोनों पॉसिबल है, दोनों ही माइनस हाफ को सेटिस्फाई कर देंगे। तो यहाँ पे भी आपको I और I3 की वैल्यू जो मिलेगी वो हो जाएगा आपका एक तरह से C3 3/2 माइनस हाफ प्लस लेट से C4 हाफ और माइनस हाफ। ये भी आंसर नहीं है क्योंकि इसमें भी I और I3 की वैल्यू डिफर कर रही है, इसीलिए ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी भी सेम नहीं होगी। अब आप देखोगे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में देखो, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे चार्ज नहीं लिखे हुए हैं, तो इसको इसमें करेक्शन कर लो। चार्ज आपके यहाँ पे पाई माइनस होंगे, पाई माइनस, क्योंकि अगर पाई प्लस आप मान लो इसे, तो वो ऑप्शन नंबर ए की तरह हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने इसे पाई प्लस कह दिया तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वो, तो इसलिए पाई माइनस है सी वाले में, पाई माइनस प्लस एन, पाई माइनस प्लस एन। यहाँ पे I3 की वैल्यू कितनी आ गई, -1 माइनस हाफ, ये हो गई -1 माइनस हाफ, यानी कि I3 की वैल्यू -3/2 आ गई। और I की वैल्यू क्या जाएगी, 1 और हाफ से हाफ 3/2। तो यहाँ पे जो I है वो केवल 3/2 आएगा, जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे जो वैल्यू I और I3 की आएगी वो आ रही है 3/2 और -3/2। तो इसके जो सीजी कोएफिशिएंट है वो वही आएगा जो आपके गिवन रिएक्शन का है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि I3 का जो है मैग्नीट्यूड बराबर है, तो उसका भले साइन डिफरेंट हो, सीजी कोएफिशिएंट विल बी सेम। इसका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगर I और I3 सेम है तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी भी सेम होगी। आपको इस अप्रोच से करना है। और जो डी वाला आंसर है उसको आप अपने आप कर लेना, डी से भी आप, या चलो करके देख लेते हैं, डी से भी जो I3 निकालेंगे तो वो आ जाएगा आपका 0 प्लस हाफ, ये हो जाएगा 1 माइनस हाफ। तो I3 की वैल्यू हाफ आ गई, हाफ आ गई। और जब आप I निकालोगे तो वो हाफ एंड 3/2 दोनों आएगी, क्योंकि ये दोनों ही सेटिस्फाई करेंगे इसे, तो ये भी आंसर है, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, एक तो क्वेश्चन हो गया ये, इसको आप लिख लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन दोनों का सेम सीजी कोएफिशिएंट है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पे चलें। और मैं भी अभी आपको एक चीज बता दूं, जो भी यहाँ पे लोग हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, कोई भी यहाँ पे क्लास बीच में छोड़े ना आज, क्योंकि अब हम इसके बाद रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स करेंगे। तो रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस में आते हैं। तो जैसे आपने क्लासिकल में रिलेटिविटी कर ली होगी या करोगे, उसी तरह से हम रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स करेंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम नेक्स्ट 1 आवर में करने वाले हैं। तो आप में से कोई छोड़ के ना जाए क्लास। तो अब हम आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, कंसीडर द फॉलोइंग रेशियोज ऑफ पार्शियल डीके विड्थ्स। ये आपका पेज नंबर मैंने लिखा नहीं है, पेज नंबर नेट दिसंबर 13 है ना ये, इसका पेज नंबर मैं भी बता रहा हूँ आपको। जहाँ पे भी नेट वाले क्वेश्चंस हैं उसी में पेज नंबर मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 45, पेज नंबर 45 पे देखो, पेज 45। तो इस ये वाला ऐसा क्वेश्चन दोबारा नहीं आया है, 13 के बाद कभी नहीं आया है, लेकिन इसको कैसे अप्रोच करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग रेशियोज ऑफ पार्शियल डीके विड्थ्स। तो ये पार्शियल डीके विड्थ है, यानी इनका रेशियो है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 रिएक्शन दे रखी है, R1 और R2 में दो रिएक्शन है, और चारों ही आपकी रेजोनेंस पार्टिकल से रिलेटेड है, उनका डीके है। तो चारों अगर रेजोनेंस पार्टिकल डीके है तो चारों स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, तो आपको पता है, इसका मतलब I और I3 कंजर्व है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, इफ द इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड वीक इंटरेक्शंस आर नेग्लेक्टेड। ऑब्वियसली क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है तो इनको नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट तो जरूर होगा, क्योंकि पार्टिकल्स में अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा, बट सिंस इट इज स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन तो स्ट्रॉन्ग विल डोमिनेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड वीक, तो उन्हें नेग्लेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे R1 R2 की वैल्यू पूछिए, तो मैं यहाँ पे फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पे भी आप सीजी कोएफिशिएंट्स निकालोगे, मतलब कि I और I3 की वैल्यू निकालोगे, I और I3 को कैलकुलेट करोगे, जिसका भी I और I3 एक सा होगा उससे रेशियो निकल जाएगा। तो अब मैं देखो सबसे पहले रो प्लस की बात कर रहा हूँ, रो प्लस पाई प्लस प्लस पाई नॉट। यहाँ पे I3 की वैल्यू आ रही है, ये ट्रिपलेट है 1 1 प्लस 0, यहाँ पे I3 की वैल्यू आ गई 1, I की वैल्यू आ गई, इसका तो 1 है और इसकी हो जाएगी 1 और 1, यानी कि 0 1 और 2, केवल एक ही कॉमन है। अगर एक ही कॉमन है तो यही आंसर हो जाएगा I का, I = 1, जो कि इस I3 को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे I और I3 की वैल्यू 1 आ गई। अब अगर हम बात करें रो माइनस की, जो कि R1 में है, रो माइनस हो जाएगी आपकी पाई माइनस प्लस पाई नॉट। यहाँ पे I3 की वैल्यू, इसकी -1, इसकी -1, इसकी 0, तो ये I3 की वैल्यू हो गई -1। और I की वैल्यू यहाँ पे फिर से हो जाएगी, केवल एक ही कॉमन है तो ये हो जाएगी, जो कि इसे सेटिस्फाई कर रहा है। I3 यहाँ पे -1 है, ना कि -1। तो कहने का मतलब यह है कि अगर इनका I और I3 एक का है 1 1 और एक का है 1 और -1, ठीक है, तो इनका सीजी कोएफिशिएंट इसका मतलब बराबर है, सीजी कोएफिशिएंट इनका बराबर है। तो आपका पार्शियल डीके विड्थ का कोई भी फॉर्मूला हो, बाकी सब कांस्टेंट, बाकी तो सब कांस्टेंट है, सीजी कोएफिशिएंट क्योंकि दोनों का बराबर है, तो उनका जो रेशियो आएगा वो एक्चुअली 1 हो जाएगा। अगर आप रेशियो देखोगे ये अपॉन ये, तो दिस रेशियो विल बी इक्वल टू 1 बिकॉज़ I एंड I3 आर सेम।
सीजी कोफिशिएंट जो भी हो, ठीक है, सीजी कोफिशिएंट इनके लिए हमें निकाला नहीं है, जो भी हो, अब √1/3 हो, √2/3 हो, 1 हो, जो भी हो, ठीक है, क्योंकि हमें सीजी कोफिशिएंट की टेबल याद नहीं है, तो हम जो भी इसकी सीजी कोफिशिएंट मान लो, तो वो दोनों क्योंकि सेम तरह से एक्ट कर रहा है, तो इनका जो रेशो आएगा इन दोनों रिएक्शंस का वो 1 होगा, ठीक है, सेम तरह से एक्ट कर रहा है। अब हम दूसरी रिएक्शन देखते हैं R2 के लिए। तो R2 में आपकी रिएक्शन एक तो ये है, तो यहाँ पे I3 की वैल्यू जो क्या आएगी, ये तो 3/2 होगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इसका चार्ज है, तो 3/2 हमने सबसे ज्यादा चार्ज को दिया, ये हो गया 1, इसको हो गया हाफ, तो यहाँ पे आ जाएगी I3 की वैल्यू 3/2, I की वैल्यू 3/2, 1 और हाफ, यहाँ से आ रहा है हाफ और 3/2, केवल एक ही कॉमन है, ये 3/2 से सेटिस्फाई कर देगा, तो यहाँ से I और I3 की वैल्यू आ गई 3/2 और -3, सॉरी +3/2, 3/2 और 3/2। उसके बाद इसकी जो दूसरी रिएक्शन है वो है डेल्टा माइनस, पाई माइनस प्लस न्यूट्रॉन। यहाँ पे I3 की वैल्यू कितनी होगी, एक ही माइनस होता है, तो सबसे ज्यादा माइनस इसे दे दो, -1 -हाफ, तो ये हो गई I3 = -3/2। I यहाँ पे I की वैल्यू 3/2 है, और ये हो जाएगी 1 और हाफ, ये यहाँ पे जाएगा हाफ और 3/2, केवल एक ही कॉमन है। तो यहाँ पे जो है I और I3 की वैल्यू ऐसी आई है जिसका सीजी कोएफिशिएंट सेम होगा, इन दोनों रिएक्शन का सीजी कोएफिशिएंट सेम होगा, यानी कि इनका भी रेशो बनाएगा, इनका रेशो भी बनाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1 and 1, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं इसमें और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है क्वेश्चन की, ये तो क्वेश्चन हो गया, इसमें ऐसा हो सकता था, पॉसिबिलिटी ये होती कि वो क्या है, इसमें मान लो R1 होता, मान लो इसको मैं मान लो किसी और कलर से आपको बताऊं, मान लो क्वेश्चन ऐसा होता कि हमारा R1 में तो रिएक्शन होती रो प्लस की यहाँ पे, और मान लो डेल्टा प्लस प्लस की यहाँ पे, और R2 में होती रो माइनस अपॉन डेल्टा माइनस। ऐसे में क्या करते, ऐसे में रेशो, ऐसे में कौन से वाला आंसर होता, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि अब सीजी कोएफिशिएंट्स R1 R2 में न्यूमरेटर्स के सेम है और डिनोमिनेटर्स के सेम है, ठीक है, तो आपका आंसर ऐसा आता जहां पे R1 और R2 का रेशो 1 तो नहीं होता, लेकिन आंसर ऐसा आता जिसमें सेम तरह से रेशो होते, यानी आंसर अगर मान लो आंसर ये होता हाफ, तो हाफ एंड हाफ वाला आंसर आता, क्योंकि आपके R1 R2 इस तरह से है कि जो डेल्टा है दोनों वो नीचे है और रो दोनों ऊपर है, ठीक है, तो आंसर यानी कि रेशो दोनों का सेम तरह से आता, तो आंसर या तो आता हाफ एंड हाफ, या आता 3/2 and 3/2, या आता मान लो 3 and 3, दोनों रेशो सेम आते, चाहे जो भी आते, पर 1 नहीं आते, ठीक है। अगर अगर मान लो R1 ऐसा होता कि भाई रो ऊपर, डेल्टा आपका डिनोमिनेटर में, और R2 ऐसा होता कि डेल्टा आपका न्यूमरेटर में और रो आपका डिनोमिनेटर में, तो फिर आंसर कैसा आता, तो फिर आंसर ऐसा आता कि जिसमें एक का मान लो 1/2 है, तो दूसरे का फिर 2/1 है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल, ठीक है, तो इस तरह से आपको अप्रोच करनी है। हालांकि 2013 के बाद ऐसा क्वेश्चन दोबारा आया नहीं है, तो इनकी आने की प्रोबेबिलिटी मतलब दोबारा आने की कम है, लेकिन आती है तो आप कर सकते हैं। देखिए जहां भी इस तरह क्वेश्चन हो कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, और यहाँ पे भी आपको पार्शियल डीके वेव से ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, तो वहां पे I और I3 को आप निकाल सकते हो, ठीक है। सीजी कोएफिशिएंट्स को मैंने कहा, सीजी कोएफिशिएंट्स को निकालने की जरूरत नहीं है, उसको वो उसका मेथड वही है जो क्वांटम वाला है, उसका मेथड वही क्वांटम वाला है, और वैसे भी यहाँ पे सीजी कोएफिशिएंट को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीजी कोएफिशिएंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपको फॉर्मूला सीजी कोएफिशिएंट निकलवा भी दूं, तो आप किस फॉर्मूले में रखोगे, और मैं अगर फॉर्मूला याद भी करा दूं, तो उस फॉर्मूले में जो और जो वो है पैरामीटर्स, उनको तो बताया नहीं है, केवल रिएक्शन दे दी है, तो उसको जो पार्शियल डीके वेव ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है उसको याद भी कर ले, तो और पैरामीटर्स नहीं दे रखे हैं, तो उस फॉर्मूले को याद करने का भी कोई फायदा नहीं, और सीजी कोएफिशिएंट्स को आप कैलकुलेट भी करोगे, एग्जाम में टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है। और दूसरी बात जो है, इस क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी भी कम है, तो दोबारा अगर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन वाला क्वेश्चन है, तो I और I3 निकाल के आप आंसर लगा दोगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर ये, पेज 46, नेट दिसंबर 2018। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, assume that pion nucleon scattering at low energies in which isospin is conserved। तो क्योंकि पायोन न्यूक्लियन की रिएक्शन है, तो वहां पे पायोन न्यूक्लियन में पायोन्स अगर न्यूक्लियस होंगे तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा, ठीक है, तो आइसोस्पिन कंजर्व हो जाएगी। इज डिस्क्राइब्ड बाय द इफेक्टिव इंटरेक्शन पोटेंशियल V effective equal to FR I pi dot IN, where FR is a function of radial separation R। I pi and IN denote respectively the isospin vectors of pion and nucleon। तो पायोन का जो आइसोस्पिन होता है वो 1 होता है, वो आपको पता है, और न्यूक्लियन का जो है हाफ होता है, तो यहाँ पे इन्होंने डिनोट किया I pi और IN। आपको चाहिए रेशो सिग्मा I 3/2 अपॉन सिग्मा I equal to half of the scattering cross sections corresponding to total isospin 3/2 and half। तो क्रॉस सेक्शन चाहिए, तो क्रॉस सेक्शन कैसे निकलेगा, देखो फिर से मैं आपको कह रहा हूँ, हमें स्कैटरिंग को पढ़ने की जरूरत नहीं यहाँ पे, और ना हमें यहाँ पे क्रॉस सेक्शन के फॉर्मूले की जरूरत है, ना यहाँ पे ये स्कैटरिंग का क्वेश्चन आता है, स्कैटरिंग क्वेश्चन हमारा क्वांटम में आता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, जो आपने एटॉमिक में पढ़ रखा है
या मैंने भी आपको कुछ क्वेश्चन कराया वही करना है। देखो कैसे कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होगा, जो आपका स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होगा, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू वी इफेक्टिव का मॉड का स्क्वायर। ये आप जो है क्वांटम में स्कैटरिंग में पढ़ते हो। द स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू वी इफेक्टिव का मॉड का स्क्वायर। ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन देखो कर रहे हैं, क्या करेंगे। अब हमें आई इक्वल टू 3/2 और आई इक्वल टू हाफ कैसे आएगा। तो जब आप न्यूक्लियन और पायोन की स्कैटरिंग कर रहे हो, मान लो पायोन है और न्यूक्लियन है, मान लो ये है, तो इसका आई हो गया आपका 1 और इसका आई हो गया आपका हाफ। तो जब इन दोनों से कैलकुलेशन आएगी रिजल्टेंट की, तो एक आएगा हाफ और एक आएगा आपका 3/2, यानी कि हाफ और 3/2 पॉसिबल है। और अगर हाफ और 3/2 है तो हमें जो है स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन हाफ के लिए और 3/2 के लिए जो है इनका रेशो चाहिए 3/2 अपॉन हाफ का। ठीक है। अब इसे कैसे करेंगे। तो अब आपको वी इफेक्टिव देखो, हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हो गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हो गई कि दैट क्रॉस सेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू वी इफेक्टिव का स्क्वायर। तो अब आपको वी इफेक्टिव चाहिए। अब वी इफेक्टिव कैसे निकालोगे। वी इफेक्टिव को निकालने के लिए आपको चाहिए आई पाई डॉट आई एन, बिकॉज दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज। तो आपको जो है आई पाई डॉट आई एन की वैल्यू चाहिए। जैसे आप एटॉमिक में एल डॉट एस की वैल्यू निकालते हो, कैसे निकालते हो, जे इक्वल टू एल प्लस एस, तो एल डॉट एस की वैल्यू आ जाती है, या एल और एस के बीच का जो एंगल आ जाता है। इसी तरह से हम यहाँ पे आई पाई डॉट आई एन की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। तो अब देखो हमें क्या करना है, हमें जो है करना है टू कैलकुलेट आई पाई डॉट आई एन, ये कैलकुलेट करना है सबसे पहले, तभी आप इफेक्टिव निकाल पाओगे। उसके लिए यहाँ पे है टोटल आई विल बी वेक्टर एडिशन ऑफ आई पाई एंड आई एन। हमने यहाँ पे जो आई निकाला है टोटल, ये कैसे निकाला है, वेक्टर एडिशन ऑफ आई पाई और आई एन निकाला है। इसका मतलब वेक्टर आई इज वेक्टर एडिशन ऑफ आई पाई एंड आई एन। ठीक है। तो अगर आपने ये क्वेश्चन लिख दिया तो अब आप यहाँ पे इनके बीच का जो एंगल है या इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो निकाल सकते हो। तो अब कैसे करेंगे, इसका आप स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो आई स्क्वायर, तो अब यहाँ पे करना है आपको आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई पाई स्क्वायर, जैसे आप एटोमिक में करते हो, प्लस आई एन स्क्वायर प्लस 2 आई पाई डॉट आई एन। ठीक है। यहां से आई पाई डॉट आई एन की वैल्यू आप निकाल सकते हो, जो कि हो गई आई स्क्वायर माइनस आई पाई स्क्वायर माइनस आई एन स्क्वायर बाई 2। ठीक। वेयर द वैल्यू ऑफ आई विल बी रूट आई प्लस 1 एच कट। जैसे आपका एटोमिक में होता है एल की वैल्यू रूट एल प्लस 1 एच कट, जे की वैल्यू रूट जे प्लस 1 एच कट, एस की वैल्यू रूट एस प्लस 1 एच कट। इसी तरह से आई पाई की वैल्यू क्या होगी, आई पाई की वैल्यू होगी आई पाई प्लस 1 इंटू एच कट। ऐसे ही आपकी आई एन की वैल्यू हो जाएगी रूट आई एन इंटू आई एन प्लस 1 एच कट। ठीक है। अब जो है यहाँ पे हम निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे देखो कि जो आपका आई की वैल्यू है वो कितनी हो गई, आई की वैल्यू, इनका वेक्टर एडिशन हो गया हाफ और 3/2 का, तो आई की वैल्यू तो आपने निकाल ली 1 माइनस हाफ टू 1 प्लस हाफ, जो कि आ गया आपका हाफ एंड 3/2, ये आ गया। और आई पाई की वैल्यू आपको पता है, आई पाई की वैल्यू आपको 1 पता है और आई एन की वैल्यू आपको हाफ पता है, ये वैल्यू आपको पता है। अब जो है वी फैक्टर की वैल्यू क्या आ गई फिर, तो वी फैक्टर की वैल्यू आपकी आ गई एफ आर बाई 2/2 क्यों, क्योंकि यहाँ पे आई पाई डॉट आई एन की वैल्यू में 2 आ रहा है नीचे। उसके बाद इसका फॉर्मूला जब आप पूरा लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा, आई पाई डॉट आई एन का यहाँ आ जाएगा आई, क्योंकि स्क्वायर है तो अंडर हट जाएगा, आई प्लस 1 माइनस आई पाई प्लस 1, फिर माइनस आई एन प्लस 1, और यहाँ पे एच का स्क्वायर। ठीक है, बाई 2 आपने पहले लिख दिया है। तो अल्टीमेटली अब आप क्या करोगे, अब आप आई इक्वल टू 3/2 के लिए, अब हमारे पास आई की वैल्यू 2 पॉसिबल है, वी हैव 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई, तो एक बार आई को 3/2 लिख दो, एक बार आई को हाफ लिख दो। तो अगर आई इक्वल टू 3/2 है तो उसके लिए क्रॉस सेक्शन आई इक्वल टू 3/2 लिख रहे हैं, विच इज प्रोपोर्शनल टू वी इफेक्टिव का मॉड का स्क्वायर, विच इंप्लाइज रो आई इक्वल टू 3/2 इज प्रोपोर्शनल टू, अब यहाँ पे वी फैक्टर का मॉड का स्क्वायर कर दो, प्रोपोर्शनल टू है ये, साथ में कांस्टेंट है तो प्रोपोर्शनल टू, वी फैक्टर का मॉड का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, एफ आर अपॉन 2 का मॉड का स्क्वायर, और यहाँ पे जो है आप वैल्यूज रख दो और उसका स्क्वायर कर दो। यहाँ वैल्यू रखोगे 3/2, आई इक्वल टू 3/2 प्लस 1, आई पाई हो जाएगा 1 प्लस 1, आई एन हो जाएगा हाफ प्लस 1, इसका स्क्वायर, और यहाँ पे एच कट का स्क्वायर का भी स्क्वायर, 10 की पावर 4। तो यहाँ से आपका सिग्मा आई 3/2 की वैल्यू आप कैलकुलेट करना, ये आएगी प्रोपोर्शनल टू एफ आर अपॉन 2 का मॉड का स्क्वायर, और इसकी जो ब्रैकेट में जो वैल्यू आ रही है वो आएगी आपकी 4 इंटू एच कट का
पावर 4, ये वैल्यू आएगी, 4 आएगी आपकी, ठीक है। सिमिलरली आप i इक्वल टू हाफ के लिए कर लोगे। जब आप i इक्वल टू हाफ के लिए करोगे तो सिग्मा i इक्वल टू हाफ इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे भी हो जाएगा एफ आर अपॉन 2 का मॉड का स्क्वायर, और अब आप यहाँ पे i की जगह हाफ रखोगे, हाफ, हाफ प्लस 1 माइनस 1, 1 प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा माइनस हाफ, हाफ प्लस 1 का स्क्वायर और साथ में h की पावर 4। तो यहाँ से सिग्मा i इक्वल टू हाफ इज प्रोपोर्शनल टू एफ आर बाई 2 का मॉड का स्क्वायर, और जो आपका ब्रैकेट का जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू निकल के आएगी, मुझे लग रहा है मैंने गलत लिख दिया, ऊपर वाले की 4 नहीं आएगी, ऊपर वाले की 4 तो नीचे वाले की आएगी, मैंने ये 4 ये आएगी ऊपर h कट की पावर 4, नीचे 4 आएगा, नीचे आएगा 4 h कट की पावर 4, ठीक है। कैलकुलेशन में देखो ये होगा, आप करके देख लो इस एक बार। तो जब आप ये लिख लो, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 3, तो आप जो है 3 बाई इक्वेशन नंबर 2 बाई 4 कर दो, तो यहाँ 2 बाई 3 कर दो, तो यहाँ से आएगा i सिग्मा i 3 बाई 2 अपॉन सिग्मा i 1 बाई 2, तो इसकी वैल्यू 1 बाई 4 आ जाएगी, ठीक है। तो एक के लिए जो है 1 आएगा ब्रैकेट में जो वैल्यू है, एक के लिए आएगा 4, तो रेशो जो है 1 अपॉन 4 आएगा, ठीक है। तो पहले के लिए 1, दूसरे के लिए 4। तो वी फैक्टर का मॉड का स्क्वायर करना है, तो ये ऐसा अगर दोबारा का क्वेश्चन आता है तो आप जो है i डॉट i n की वैल्यू इस तरह से निकालोगे, तो इसका ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गए, कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन थे जो हमने 2-3 किए हैं। अब जो है हम जो है टॉपिक चेंज करते हैं, और वो है रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स। यानी कि अब जो है क्वेश्चन कैसा होगा, हमारे पास रिएक्शन होगी, रिएक्शन में जो पार्टिकल्स इन्वॉल्व उनका रेस्ट मास दे रखा होगा, यहाँ पता होगा, और हमें जो है जो पार्टिकल्स है उनमें मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम निकालना हो, टोटल एनर्जी निकालनी हो, काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो, या वेलोसिटी निकालनी हो, तो उसके लिए न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि क्या आपने क्लासिकल में रिलेटिविटी पढ़ लिया? अगर वो पढ़ लिया तो थोड़ा आसान पड़ेगा, और नहीं पढ़ी है तो फिर मैं फॉर्मूला आपको लिखवा दूंगा। अच्छा, रिलेटिविटी अभी नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, तो कुछ आइडिया तो आपको होगा ही, तो फॉर्मूला मैं आपको लिखवा दूंगा, वहां से करेंगे। नहीं, ये जो आप यहाँ पे जो है इसमें करेक्शन करो, 4 जो है सेकंड रिएक्शन में आएगा, 4 पहले में नहीं आ रहा है, सेकंड वाले में 1 आएगा, और थर्ड वाले रिएक्शन में 4 आएगा, मतलब थर्ड वाली क्वेश्चन, ठीक है। तो 3/2 के लिए 1 आ रहा था, और हाफ के लिए 4 आएगा, तो ये जो 4 है आपका नीचे आएगा, वो ऊपर गलत लिखा था, ये 4 है, यहाँ पे आएगा, कैलकुलेशन करके देख लेना, अल्टीमेटली 1/4 आंसर आएगा। तो अगर आपने ये लिख लिया तो आगे चले। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, क्लासिकल शुरू नहीं हुई है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ऐसा नहीं है कि क्लासिकल नहीं पढ़ी तो आपको समझ नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। हाँ, तो अब आप हेडिंग डालो, रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स। अगर आप सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में आपको रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स वर्ड लिखा हुआ नजर आएगा। इसका मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियर रिएक्शंस है, जो पार्टिकल फिजिक्स में जो पार्टिकल्स जो इन्वॉल्व है रिएक्शंस में, उसमें रिलेटिविटी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स है वो, क्योंकि वो लाइटर है तो उनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो उसमें रिलेटिविटी यूज होती है। तो जब आपकी पार्टिकल्स में पार्टिकल्स बहुत फास्ट मूव करते हैं, ऑलमोस्ट नियरली इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो उसमें हम रिलेटिविटी इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लिखते हैं। हमें पता है कि टोटल जो एनर्जी होती है वो होती है mc², तो E इक्वल टू mc², आपको पता है, जहां पे टोटल मास विल बी इक्वल टू रेस्ट मास m नॉट है, तो m का जो रिलेशन है m नॉट से, वो क्या हो गया, m नॉट ओवर 1 माइनस v² बाई c², ये आपको पता है, ठीक है। तो m की वैल्यू ये हो गई, इसको आप लिख लेते हैं गामा m नॉट, यानी गामा को आपने लिख लिया 1/1 माइनस v² अपॉन c²। इसी तरह से हम बीटा को लिख लेते हैं v बाई c, बीटा को हम ये लिख लेते हैं, ठीक है। तो गामा में जो v² अपॉन c², उसको आप लिख सकते हो 1 माइनस β², ठीक है। अब जो है और फॉर्मूले कौन से हैं एनर्जी के? एक फॉर्मूला एनर्जी का ये है कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये लेटेस्ट काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² के बराबर नहीं होगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर यहाँ से आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी E माइनस m नॉट c², और E होगा आपका mc² माइनस m नॉट c², ठीक है। और अगर यहाँ पे आप m की वैल्यू रख दो तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी आपकी 1 अपॉन
1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस 1 और एम नॉट सी स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया। ठीक है, एम की वैल्यू रख दी, एम की वैल्यू है एम नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, एम नॉट बाहर ले लिया और सी स्क्वायर भी आपने कॉमन ले लिया। अल्टीमेटली काइनेटिक एनर्जी आप ऐसे निकाल सकते हो इसमें ही कि अगर आपका v वेरी वेरी लेस देन सी है, नॉन लेटिस्टिक है, तो यही फार्मूला आपका हाफ एम नॉट वी स्क्वायर में चेंज जाएगा। बाइनोमियल से एक्सपेंड कर सकते हो आप, वो चेंज जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, इसमें ये हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की पावर माइनस हाफ माइनस 1। ठीक है, एम नॉट सी स्क्वायर। अब इसको बाइनोमियल से आप एक्सपेंड कर सकते हो, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर एन एन का होता है फॉर्मूला 1 प्लस 10x, तो ये हो जाएगा 1 प्लस हाफ वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस बाकी को नेगलेक्ट कर दो, बाकी टर्म्स को, ये आपको गया ब्रैकेट, फिर माइनस 1। ठीक है, तो ये वैल्यू तो आ गई ये एम नॉट सी स्क्वायर। तो यहाँ से बाकी आपने नेगलेक्ट क्यों किया, क्योंकि v इज वेरी वेरी लेस देन सी। इससे काइनेटिक एनर्जी आप कैलकुलेट करोगे तो इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर जाएगा हाफ एम नॉट वी स्क्वायर। तो नॉन रिलेटिविस्टिक वैल्यू जो आपकी है वो मिल जाएगी इफ योर काइनेटिक एनर्जी इफ योर वेलोसिटी इज लेस देन वेरी वेरी लेस देन सी। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी सी से कम है तो नॉन रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, अदरवाइज रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब दूसरा और भी फॉर्मूला कौन सा है, अब एक फॉर्मूला आपके पास है जिसमें एनर्जी का और लीनियर मोमेंटम का रिलेशन है। तो एनर्जी इज इक्वल टू ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी रेज़ टू पावर 4, ये भी आपको पता है। तो यहाँ से अगर लीनियर मोमेंटम आपको निकालना हो तो आप यहाँ से लीनियर मोमेंटम निकाल सकते हो। तो ये रिलेशन हो गया। उसके बाद आपके पास दो फॉर्मूले और हैं, टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की। हालांकि इनका यूज हम यहाँ पे अभी तो नहीं कर रहे हैं, पर बाद में करेंगे। अभी फिलहाल मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो यहाँ पे एक तो है टाइम डायलेशन, अच्छा इसी मैं यहाँ पे लिख दूँ, वेयर जो आपका P है उसकी वैल्यू आपकी होगी m इंटू वी। P की वैल्यू होगी, मोमेंटम की वैल्यू होगी मास इंटू वेलोसिटी। लेकिन जो यहाँ पे मास है वो m नॉट नहीं है, रिलेटिविस्टिक वाला मास है, यानी कि टोटल मास, यानी कि m की वैल्यू ये है इंटू वी, ये आपका लीनियर मोमेंटम होगा। ठीक है, यानी कि v जो है m जो v की जो लीनियर मोमेंटम की वैल्यू होती है मास इंटू वेलोसिटी, वो नॉन रिलेटिविस्टिक है। जहां अगर 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 m है तो अभी m इंटू वी है, लेकिन यहाँ पे रेस्ट मास नहीं होगा, यहाँ पे टोटल मास होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपकी वेलोसिटी कम है, अगर v इज वेरी वेरी लेस देन c, तो m आपका m नॉट कन्वर्ट हो जाएगा। अब इफ v इज वेरी वेरी लेस देन c, तो ऑब्वियसली m विल बी इक्वल टू m नॉट। ठीक है, उस केस में मोमेंटम आपका m नॉट v हो जाएगा। अब टाइम डायलेशन का फॉर्मूला लिखिए। तो टाइम डायलेशन का फॉर्मूला है आपका डायलेटेड टाइम इज इक्वल टू प्रॉपर टाइम अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू गामा टी नॉट। उसके बाद है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन जो है, जब रिलेटिव मोशन होता है तो लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी कि लेंथ कम हो जाती है। तो यहाँ पे एल हो जाएगी एल नॉट रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, वेयर एल इज द कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ एंड एल नॉट इज प्रॉपर लेंथ। ये हो गया प्रॉपर टाइम, टी नॉट इज प्रॉपर टाइम एंड एल नॉट इज प्रॉपर लेंथ। और मैं आपको बता दूं, जो ये फैक्टर है 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का रूट, दिस फैक्टर इज लेस देन 1। अगर ये फैक्टर लेस देन 1 है तो अगर इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी लेंथ कम हो गई, इस फैक्टर से डिवाइड करते हो तो आपकी टाइम बढ़ गया। तो टाइम डायलेशन, टाइम इज इंक्रीज्ड, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, लेंथ इज डिक्रीज्ड। ठीक है, और यहाँ पे अगर मास की बात करें कि अगर आपका वेलोसिटी इक्वल टू सी हो गई, इफ v इक्वल टू सी हो गया, तो आपका जो मास है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी के बढ़ने से मास बढ़ रहा है। सिमिलरली v इक्वल टू सी पे आपका जो लेंथ है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भी अगर v इक्वल टू सी कर दो तो आपकी लेंथ जो है एक तरह से पॉइंट बन जाएगा, तो लेंथ आपकी 0 हो जाएगी। तो ये आपके फॉर्मूले हो गए। तो यहाँ पे इन जनरल बहुत ज्यादा फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, केवल इतने करने हैं। ठीक है, अब हम उस पर आ रहे हैं कि आपके एग्जाम में रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स में से क्वेश्चन क्या सकता है, मतलब किस तरह क्वेश्चन आता है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं, अगर आपने लिख लिया तो मुझे बताना चाहिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अब यहाँ पे आप लिखो क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड। मतलब दैट की जगह दोस्त कर सकते हो, क्योंकि दैट तो एक के लिए होता है ना। तो चलो जो भी है लैंग्वेज इसकी,
क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड, व्हिच कैन बी आस्क्ड, ठीक है, एक तरह से प्रोबेबल क्वेश्चंस में बात कर रहा हूं। तो अब यहाँ पे क्या सकता है, मान लो आपके पास कोई रिएक्शन है ये, और ये डीके की रिएक्शन है, डीके एट रेस्ट, डीके एट रेस्ट, तो योर पार्टिकल ए इज एट रेस्ट और ये डीके हो रहा है बी और सी में। इनके रेस्ट मासेस गिवन है, या तो गिवन है या आपको याद है, वैसे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा तो वो गिवन होगा। तो रेस्ट मासेस गिवन है, रेस्ट मासेस एम ए, एम बी, एम सी आर गिवन, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड, क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड नंबर फर्स्ट टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, टोटल एनर्जी ऑफ बी पार्टिकल, टोटल एनर्जी ऑफ सी पार्टिकल। यहाँ पे टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल तो खैर नहीं आएगा, क्योंकि टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल तो सिंपल रेस्ट मास ऑफ ए हो जाएगा, बिकॉज पार्टिकल ए इज एट रेस्ट। तो ए का तो आपकी एनर्जी पता है कि ए की एनर्जी तो ये तो रेस्ट मास एनर्जी होगी, बट पार्टिकल बी और सी की जो एनर्जी है वो आपसे पूछ सकता है कितनी होगी, ठीक है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या सकती है, लीनियर मोमेंटम ऑफ ए जो कि जीरो है, तो ये तो जीरो है, तो ये तो नहीं पूछेगा, तो फिर क्या पूछेगा, आपसे बी और सी पूछ सकता है, ठीक है। और इस केस में मोमेंटम ऑफ बी और सी बराबर होगा टू कंजर्व लीनियर मोमेंटम, क्योंकि अगर पार्टिकल ए का लीनियर मोमेंटम जीरो है, वो रेस्ट पे है, तो बी और सी अपोजिट डायरेक्शन में चले, अपोजिट मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे और उनका लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, मतलब बराबर होगा। तो टू कंजर्व लीनियर मोमेंटम, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, थर्ड पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपसे वेलोसिटी पूछ ले, तो पार्टिकल ए की तो जीरो है, पर वेलोसिटी ऑफ बी और वेलोसिटी ऑफ सी पूछ सकता है, ठीक है। अब इन तीनों को निकालने के लिए मैं अब डेरिवेशन करूंगा, यानी कि कैसे करेंगे, और जब हम डेरिवेशन कर लेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से हम डेरिवेशन कर लेंगे, तो जब फॉर्मूले ड्राइव हो जाएंगे उनको फिर हमें याद भी रखना है, क्योंकि एग्जाम में डेरिवेशन में टाइम लगेगा, तो उसको टाइम बचाने के लिए हम जो है सीधा डेरिवेशन करेंगे। तो ज्यादातर क्वेश्चन जो है इस डीके पे आते हैं, लेकिन अगर डीके के अलावा भी अगर क्वेश्चन आता है, मान लो ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, उसमें भी आप वही अप्रोच करोगे जो हम अब करने वाले हैं। तो अब मैं इसका इन सब वैल्यूज को निकालना चाह रहा हूँ, एनर्जीज ऑफ बी एन सी, लीनियर मोमेंटम ऑफ बी एन सी एंड वेलोसिटी ऑफ बी एन सी, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक रिएक्शन है A इक्वल टू बी प्लस सी, दिस इज योर गिवन रिएक्शन। यहाँ पे रेस्ट मासेस गिवन है एम ए, एम बी, एम सी गिवन है, ठीक है। A इज एट रेस्ट, ये भी आपको पता है। अब क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जब आपने लीनियर मोमेंटम कंजर्व किया तो उससे क्या होगा, जीरो इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम ऑफ बी प्लस लीनियर मोमेंटम ऑफ सी। यहां से कंक्लूजन ये निकला दैट योर पार्टिकल बी एंड सी आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम आर इक्वल। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी कि पार्टिकल बी एंड पार्टिकल सी आर गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। अब आप करोगे कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। यहां से आपका आ रहा है कि टोटल एनर्जी ऑफ ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ बी प्लस टोटल एनर्जी ऑफ सी। अब टोटल एनर्जी का फॉर्मूला वैसे तो आपके पास क्या है, रेस्ट, एक तो एमसी स्क्वायर है, बट आपको एम पता नहीं है, आपको तो रेस्ट मास पता है। दूसरा फॉर्मूला है रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आपको पता नहीं। लेकिन क्योंकि आपने लीनियर मोमेंटम का रिलेशन इक्वेशन नंबर फर्स्ट से निकाल लिया है, तो हमारे लिए लीनियर मोमेंटम वाला फॉर्मूला लिखना बेहतर रहेगा। क्यों, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला निकाल लिया जिससे रिलेशन बिटवीन पीबी एंड पीसी आप निकाल चुके हो। तो आप जो है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला वो वाला यूज करो जिसमें लीनियर मोमेंटम इन्वॉल्व है, और वो फॉर्मूला कौन सा है, ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी रेज़ टू पावर 4। तो अब यहाँ पे जो आप क्या करोगे, यहाँ पे एनर्जी ऑफ ए तो हो गई आपकी रेस्ट मास एनर्जी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे अब मैं एनर्जी, अब मैं सीधा यहाँ पे इसमें एनर्जीज लिखता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा, तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा एनर्जी ऑफ ए, यानी कि एम ए सी स्क्वायर, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ ए, क्योंकि इसमें सिर्फ रेस्ट मास एनर्जी है। बी की एनर्जी कितनी होगी, बी की एनर्जी होगी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर सी रेज़ टू पावर 4 प्लस पी सी स्क्वायर एम सी स्क्वायर सी रेज़ टू पावर 4। तो आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किया। अब हमें क्या करना है, लेट्स से हमें एनर्जी ऑफ बी निकालनी है। मान लो यहां से हमें एनर्जी ऑफ बी निकालनी है, जो कि हो जाएगा ई ए माइनस ई सी। लेट्स से इट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हमें इसमें इक्वेशन नंबर सेकंड बनाना है। तो अगर इक्वेशन नंबर सेकंड बनानी है तो आप जो है एनर्जी ऑफ बी को लेफ्ट साइड में लिख लो, एनर्जी ऑफ बी को लेफ्ट साइड में लिख लो। तो मैंने यहाँ पे एनर्जी ऑफ बी को लेफ्ट साइड में लिख लिया, पी बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर सी रेज़ टू पावर 4। ये हो गई आपकी एनर्जी ऑफ बी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ ए माइनस एनर्जी ऑफ सी।
ठीक है, क्या करोगे आप, अब इसे सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करके हमें यहाँ पे, और यहाँ पे ध्यान रखना, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं यहाँ से पीसी की वैल्यू, क्योंकि हम यहाँ पे एक वेरिएबल कम कर लें, पीसी की वैल्यू को पीबी लिख दें फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एम ए सी स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर सी रेज़ टू पावर 4, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे लीनियर मोमेंटम निकाल लें पहले। जब लीनियर मोमेंटम निकाल लेंगे तो अल्टीमेटली टोटल एनर्जी अपने आप निकल जाएगी, क्योंकि लीनियर मोमेंटम को एनर्जी वाले फॉर्म में रख दो, ठीक है। तो अब जो है आप क्या करोगे, लेट्स से इट इज योर इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 को स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर 3। जब स्क्वायर करोगे तो लेफ्ट साइड में जो अंडर रूट है वो हट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पी बी स्क्वायर सी स्क्वायर एम बी स्क्वायर सी की पावर 4 इज इक्वल टू, राइट साइड में आपके पास दो टर्म्स है, तो वो उसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, फर्स्ट का स्क्वायर हो जाएगा एम ए स्क्वायर सी रेज़ टू पावर 4 प्लस सेकंड का स्क्वायर का मतलब उसका अंडर रूट हट जाएगा, पी बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर सी रेज़ टू पावर 4, फिर माइनस ट्वाइस इंटू एम ए सी स्क्वायर इंटू रूट पी बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर सी रेज़ टू पावर 4, ठीक है। यहां तक पहुंच गए आप। लेट्स से इट इज योर इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पे आप देखो कि पी बी स्क्वायर सी स्क्वायर आपका कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब आप बताओ इसमें जो वेरिएबल बचा, इक्वेशन नंबर 4 में जो वेरिएबल बचा वो केवल आपका क्या बचा, रूट वाला बचा, ठीक है, रूट वाला बचा। तो अब आप मुझे बताओ कि क्या ये जो हमने निकाला है, क्या ये एनर्जी ऑफ बी नहीं है, तो अल्टीमेटली एनर्जी ऑफ बी तो आ चुकी है आपकी, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको लिख लो, सॉरी एनर्जी ऑफ बी नहीं, एनर्जी ऑफ सी, क्योंकि यह एमसी सी है, एनर्जी ऑफ सी, ठीक है, क्योंकि जो लास्ट वाला टर्म होता है एनर्जी ऑफ सी है ना, एनर्जी ऑफ सी, क्योंकि इसमें एमसी स्क्वायर इन्वॉल्व है, एमसी स्क्वायर सी की पावर 4, तो आपने एनर्जी ऑफ सी निकाल दी, वो कितनी आ गई, तो ये आ गई आपकी एनर्जी ऑफ सी इज इक्वल टू रूट, अब इसको आप पीसी लिख लो चाहे पीबी लिख लो, ये पीबी ये जो है पीसी के बराबर है, तो इसको चाहे पीसी लिख लो, क्योंकि फॉर्मूला चाहे पीसी पीबी इज इक्वल, तो ये हो गया पीसी स्क्वायर इट इज इक्वल टू पीबी, पीसी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर सी रेज़ टू पावर 4, तो आपकी इसी की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, ये हो गया आपका एम ए स्क्वायर सी रेज़ टू पावर 4, उसके बाद प्लस एम सी स्क्वायर सी रेज़ टू पावर 4 माइनस एम बी स्क्वायर सी रेज़ टू पावर 4 अपॉन 2 एम ए सी स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेट कर लो, ये आएगा, मतलब जो अंडर रूट है उसको वो जो है उसको निकाला हमने, तो सीधा सीधा ये आ रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आगे से इस फॉर्मूले को याद कर रखना है कि EC इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर माइनस एम बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर अपॉन 2 एम ए, यहाँ मैंने सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल कर दिया, अल्टीमेटली सी की पावर 4 की जगह सी की पावर 2 बचा है न्यूमरेटर में, तो आपको ये फॉर्मूला आगे से याद रखना है, सी की वैल्यू, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आपको इक्वेशन नंबर 4 से पीबी की वैल्यू निकालनी है, वो जो है कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, यानी कि सॉल्विंग फॉर पीबी फ्रॉम 4 वी गेट, इसको कैलकुलेट कर लेना पीबी को फ्रॉम 4, तो जो फॉर्मूला आएगा मैं उसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली वो फॉर्मूला हमें याद करना है। तो अब जब आप इसे लिख लो तो बता देना, तो हम जो पीबी का फॉर्मूला हम नेक्स्ट स्लाइड पे लिखेंगे, और जो पीबी का फॉर्मूला है जो भी आएगा वो पीबी इक्वल टू पीसी है, तो दोनों का आंसर एक साथ आ जाएगा, पीबी इक्वल टू पीसी है, तो दोनों का आंसर आपको मिल जाएगा। तो जब आप इसे लिख लो आप मुझे बता देना, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और हम जो है पीबी की वैल्यू लिखेंगे जो कैलकुलेट करके आएगी क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अल्टीमेटली द फॉर्मूला फॉर मोमेंटम पीबी और पीसी विल बी इक्वल टू एम ए रेज़ टू पावर 4 एम बी रेज़ टू पावर 4 एम सी रेज़ टू पावर 4 माइनस 2 एम ए स्क्वायर एम बी स्क्वायर माइनस 2 एम बी स्क्वायर एम सी स्क्वायर माइनस 2 एम सी स्क्वायर एम ए स्क्वायर का रूट,
अपॉन 2m, ठीक है। तो और साथ में बाहर सी भी, अंडर रूट के बाहर सी की मल्टीप्लाई भी करनी है, ठीक है। तब जाके मोमेंटम वाला जो इसका डायमेंशन है मोमेंटम की आएगी, क्योंकि रूट के अंदर मास की पावर 4 है। जब रूट के बाहर आएगा वो मास का स्क्वायर होगा, उस मास के स्क्वायर से नीचे का जो मास है वो कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली मास इनटू वेलोसिटी वाला आपका डायमेंशन आ जाएगा। अब जो है मैं कंक्लूजन पे आता हूँ, यानी कि इन फॉर्मूले को याद कैसे किया जाए। तो वी हैव ए कंक्लूजन। और एक चीज और है, जैसे हमने डेरिवेशन में, लास्ट स्लाइड में डेरिवेशन में जैसे हमने एनर्जी ऑफ सी निकाली है, सिमिलरली एनर्जी ऑफ बी भी निकल जाएगी, ठीक है। मैं वही तो बता रहा हूँ, जिस तरह से उसका मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा। पर जैसे आपने ईसी निकाला है, ठीक है, आपने क्या किया, आपने लेफ्ट साइड में इक्वेशन नंबर 2 को देखो, इक्वेशन नंबर 2 को देखो, आपने ईबी को एक तरफ रखा, उसका स्क्वायर कर दिया। इसी तरह से आप ईसी को एक तरफ रखो, ईसी को, और उसका स्क्वायर कर दो, तो जब ईसी का स्क्वायर हो जाएगा तो ईसी हट जाएगा, बचेगा ईबी, तो वहां से ईबी आ जाएगा, तो डेरिवेशन उसी तरह से हो जाएगा, ठीक है। अगर टू और मोर पार्टिकल्स, एक मिनट आपने, एक मिनट आपने क्या पूछा, अगर टू और मोर पार्टिकल्स हैं ऑन रिएक्टेंट साइड, हाथ हाथ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो जो भी वो कहेगा हम वो करेंगे। अगर उसने कहा मान लो a प्लस बी, और ए मूविंग कर रहा है और ए मूव कर रहा है और बी मान लो रेस्ट पे है, तो बी के तो जो है लीनियर मोमेंटम तो कर नहीं पाओगे, लीनियर मोमेंटम करोगे पी ए प्लस बी इक्वल टू पी सी प्लस बी डी, ये हो जाएगा। और अगर टू डायमेंशनल केस है तो फिर आप लीनियर मोमेंटम को एक्स डायरेक्शन में अलग कंसिडर करोगे, वाई में अलग करोगे। उसके बाद टोटल एनर्जी करोगे ई ए प्लस ई बी इक्वल टू ई बी प्लस ई डी, ई सी प्लस ई डी, तो वो वैसे हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादातर क्वेश्चन इसी पर आते हैं, तो मैं इसके फॉर्मूले याद करा रहा हूँ, उसके फॉर्मूले हम याद नहीं करेंगे, उसमें हम जो डेरिवेशन करेंगे और यहाँ से निकालते हैं। अब देखो कंक्लूजन क्या करते हैं, कंक्लूजन ये है, इसे ध्यान से सुनना और ध्यान से आपको याद करना। ईसी की वैल्यू, अच्छा हाँ ऐसा कर सकते हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको तीनों के फॉर्मूले याद करा रहा हूँ ना, ठीक है। तो अब देखो, हमारे पास रिएक्शन है ये ध्यान रखना, जो हम फॉर्मूले याद कर रहे हैं अब हम इस रिएक्शन के लिए कर रहे हैं, इसके अलावा कोई और रिएक्शन है उसमें ये फॉर्मूला मत लगा देना, उसमें तो फिर कुछ और होगा, उसके लिए फिर डेरिवेशन करोगे। तो अगर सिचुएशन ये है, ये रेस्ट पे डीके हो रहा है और बी प्लस सी केवल 2 पार्टिकल बन रहे हैं, अगर 3 बन रहे हैं तो भी नहीं करने हैं, केवल 2 बन रहे हैं तब ये फॉर्मूला यूज करने हैं। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे पहले एनर्जी। तो एनर्जी के लिए क्या हो गया, एनर्जी ऑफ ए विल बी इक्वल टू एम ए सी स्क्वायर, ये तो खैर आएगी नहीं, सीधा रेस्ट मास है। अब जो बी की वैल्यू क्या आएगी, एनर्जी ऑफ बी, यहाँ ध्यान से सुनना, फॉर्मूला कैसे याद करोगे, जो डीके हो रहा है उसका मास तो कभी नेगेटिव होगा नहीं, जो डीके हो रहा है उसके मास का स्क्वायर, प्लस जिसकी एनर्जी निकाल रहे हो वो भी नेगेटिव नहीं होगा, उसका स्क्वायर, माइनस जो तीसरा पार्टिकल बचा, यानी जो डीके हो रहा है उसका मास का स्क्वायर पॉजिटिव, जिसकी एनर्जी निकाल रहे हो उसका मास का स्क्वायर पॉजिटिव, तो तीसरा बचा उसको नेगेटिव कर दो, इंटू सी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू मास ऑफ द डीकेइंग पार्टिकल। अब ईसी की वैल्यू कैसे निकालोगे, क्योंकि आपकी इस रिएक्शन में बी और सी सिमेट्रिक है, ये रिएक्शन ऐसी है कि बी प्लस सी लिख लो या सी प्लस बी लिख लो, तो यहाँ पे जो ईबी की आपकी, जो आपने ईबी की वैल्यू लिखी है उसमें बी और सी को इंटरचेंज कर दो, बी और सी को इंटरचेंज कर दो ईबी वाले फॉर्मूले में। तो यहाँ पे क्या होगा, जो डीके हो रहा है उसका मास का स्क्वायर पॉजिटिव, जिसकी एनर्जी निकाल रहे हो उसका मास भी पॉजिटिव, लेकिन जो तीसरा बचा वो नेगेटिव, तो ईबी और ईसी सिमेट्रिक हो गए। अल्टीमेटली आपने एनर्जी के फॉर्मूले इस तरह से याद किए। आपको तीनों की एनर्जी मिल गई। अब हम बात करेंगे लीनियर मोमेंटम की। तो पार्टिकल ए तो आपका रेस्ट पे है, तो बात होगी आपकी बी और सी। तो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम ऑफ बी और सी बराबर है और उनका जो फॉर्मूला है उसको हमें लिखना है। तो हम लिखेंगे मोमेंटम ऑफ बी एंड मोमेंटम ऑफ सी इज इक्वल टू, देखो कैसे याद करेंगे, लैम्डा विच इज ए फंक्शन ऑफ एम ए स्क्वायर एम बी स्क्वायर एम सी स्क्वायर का रूट अपॉन 2 इंटू मास ऑफ द डीकेइंग पार्टिकल और ब्रैकेट के बाहर सी, ठीक है। तो फॉर्मूला ये हो गया, वेयर लैम्डा इज ट्राइंगल फंक्शन, वेयर लैम्डा इज ट्राइंगल फंक्शन। तो अगर लैम्डा ए बी सी का फंक्शन है तो इसको लिखोगे आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ac माइनस 2bc, ठीक है। तो आपका ये फॉर्मूला सबसे ऊपर लिखा हुआ है इस स्लाइड में।
तो जो लैम्डा है उसकी वैल्यू क्या जाएगी, ए बी सी की जगह आपका है एम ए स्क्वायर एम बी स्क्वायर एम सी स्क्वायर। तो सबसे पहले एम ए स्क्वायर का स्क्वायर एम बी स्क्वायर का स्क्वायर एम सी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 एम ए स्क्वायर एम बी स्क्वायर माइनस 2 एम बी स्क्वायर एम सी स्क्वायर माइनस 2 एम सी स्क्वायर एम स्क्वायर का रूट इंटू सी अपॉन 2 एम ए। ये आपको इन मैं समझता हूँ अगर आप इसे रिवाइज करोगे तो ये आपको याद हो जाएगा। तो जब आपने लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला याद कर लिया, अब देखो क्या करना है। अब इसका स्पेशल केस, इसी रिएक्शन का स्पेशल केस। देखो क्या करना है। अब यहाँ पे नोट करो और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, मान लो रिएक्शन ऐसी हो, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हो, लेकिन क्या है कि उसमें जो है अंडर रूट आएगा, ठीक है, और उसको फिर सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। यानी कि जब आपने एनर्जी निकाल ली तो उससे मोमेंटम वाला फॉर्मूला लिखो, क्योंकि एनर्जी मोमेंटम में रिलेशन है और आपको आंसर मिल जाएगा मोमेंटम का। बाई चांस ये फॉर्मूला भूल जाओ तो, अगर ये फॉर्मूला भूल गए तो क्या करोगे, एनर्जी निकाल के एनर्जी और मोमेंटम वाले रिलेशन से मोमेंटम निकल जाएगा, ठीक है, आंसर आपको मिल जाएगा। अब देखो यहाँ फोकस करना, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर मान लो आपकी रिएक्शन ऐसी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई रिएक्शन लिखी पाई प्लस म्यू प्लस प्लस न्यूट्रिनो, यानी कि ये जो रिएक्शन ए इक्वल टू बी प्लस सी है, मैंने इसको ऐसे लिखा जहां पे रेस्ट मास ऑफ द थर्ड पार्टिकल इज जीरो। तो रेस्ट मास जो है न्यूट्रिनो का जीरो होता है, ऑलमोस्ट जीरो होता है, या फोटोन हो रिएक्शन में। तो अल्टीमेटली अगर ऐसी रिएक्शन है जहां पे तीसरा पार्टिकल जो है, थर्ड पार्टिकल, उसको आप सी कह लो, उसका अगर रेस्ट मास जीरो है तो क्या होगा। तो आप ये फॉर्मूले ऐसे हो जाएंगे, एनर्जीज वाले फॉर्मूले में एमसी को जीरो कर दोगे, वो आपको मिल जाएगा। मोमेंटम वाला फॉर्मूला आसान बन जाएगा। तो मोमेंटम वाले फॉर्मूले में, जब आप मोमेंटम वाले फॉर्मूले में सी को जीरो करोगे तो इसमें जो है तीन टर्म जीरो हो जाएंगी सी वाली। तो यहां से जो मोमेंटम आएगा वो क्या हो जाएगा, वो मोमेंटम आ जाएगा रूट एम ए की पावर 4 एम बी की पावर 4, सी वाला जीरो हो जाएगा, ठीक है, फिर माइनस 2 एम ए स्क्वायर एम पी स्क्वायर। केवल ये तीन टर्म आएंगी क्योंकि बाकी तीन जीरो गई, ठीक है। तो अब जो है इसको जब सॉल्व करोगे, ये फॉर्मूला आपका ही आ गया। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये बताओ, जो आपका रूट के इनसाइड रूट, जो रूट के अंदर है, वो एम ए माइनस एम ए का स्क्वायर माइनस एम बी के स्क्वायर का होल स्क्वायर है, एम ए का स्क्वायर माइनस एम बी के स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो उसका रूट हट जाएगा। तो आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये और आसान हो गया। हालांकि इसको याद नहीं करना, याद आपको याद करना पूरा ही फॉर्मूला, पर ये स्पेशल केस अगर हो जाए तो ये आपको कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो इसका फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मास ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमें करनी है बात वेलोसिटी की, कि भाई वेलोसिटी कैसे निकालें। हमने एनर्जी निकाल दी, हमने लीनियर मोमेंटम निकाल दिया, हम जो है वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। तो एनर्जी निकाल दी है तो भी वेलोसिटी निकल जाएगी, मोमेंटम निकाल दिया है तो भी वेलोसिटी निकल जाएगी। अब देखो हम आगे बढ़ रहे हैं, अगर ये लिख लिया हो तो मुझे बताना, हम आगे चलते हैं। बिल्कुल होगा। अगर सी का मास नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि मोमेंटम नहीं होगा, मोमेंटम होगा, ठीक है। अगर फोटोन का मास नहीं है तो क्या उसमें मोमेंटम नहीं होगा, क्या उसमें एनर्जी नहीं होगी, एनर्जी होगी। तो बीटा डीके में मैंने आपको क्या बताया था, बीटा डीके में मैंने बताया था कि अगर बीटा डीके हो तो उसमें जो क्यू वैल्यू आती है वो क्या आती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूट्रिनो। तो काइनेटिक एनर्जी पार्ट है न्यूट्रिनो की नहीं है, तो इसका मतलब अगर रेस्ट मास जीरो है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम नहीं होगा, उसमें होंगे, ठीक है। भाई टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी होती है रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। आपने रेस्ट मास को जीरो किया है, काइनेटिक एनर्जी को थोड़ी जीरो कर दिया है, इसलिए मोमेंटम भी होगा। तो अब हम आगे चल रहे हैं। तो ऐसे केस में एनर्जी इक्वल टू पीसी हो जाता है। जिन पार्टिकल्स का रेस्ट मास जीरो होता है, ऐसे केस में एनर्जी इक्वल टू पीसी हो जाती है, तो जो मोमेंटम हो जाएगा वो ई बाई सी हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें करनी है वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इसमें दो मेथड है। मेथड नंबर फर्स्ट, क्योंकि आप एनर्जी निकाल चुके हो पार्टिकल्स की, क्योंकि आप एनर्जी निकाल चुके हो, एनर्जी का फॉर्मूला मतलब आपको पता है, मास के टर्म्स में एनर्जी निकाल लिया आपने। तो एनर्जी हमें पता है, रेस्ट मास एनर्जी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होता है, ये आपको पता है। और एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद है। तो जब आपने एनर्जी निकाल ली, ठीक है, तो यहाँ से आप वेलोसिटी निकाल इस फॉर्मूले से। ये हो गया मेथड नंबर फर्स्ट। उसके बाद मेथड नंबर सेकंड। मेथड सेकंड ये है
कि जब आपने एनर्जी निकाल ली, जब आपने निकाल ली एनर्जी। दूसरा, फिर आपने निकाल लिया मान लो मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला भी आपको पता है, तो आपने मान लो लिख लिया मोमेंटम। तो इन दोनों के को जो है डिवाइड कर दो, ई बाई पी कर दो। जब आप ई बाई पी करोगे तो ई और पी आपको पता है, वहां से एम नॉट सी स्क्वायर अपॉन एम नॉट वी हो गया, तो यहां से ये वैल्यू हो गई सी स्क्वायर बाई बी, सी स्क्वायर बाई बी। तो अल्टीमेटली यहां से वेलोसिटी जाएगी बी सी स्क्वायर अपॉन ई। ऐसे भी कर सकते हो, जो भी आपको बेटर लगे वो आप कर सकते हो। एनर्जी से वेलोसिटी निकाल लो या एनर्जी और मोमेंटम निकाल के तब वेलोसिटी निकाल लो। ठीक है, अब जो है क्योंकि टाइम कम है, मेरे पास 2 मिनट बच रहे हैं, तो अब एक तो क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको समझ में आएगा कि भाई इन फॉर्मूले का यूज क्वेश्चन में कैसे करें। ठीक है, अगर हमने लिख लिया हो तो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, आप बताओ आगे चले, अगर लिख लिया हो तो। अब क्योंकि आपको फॉर्मूले याद हो गए तो अब आपके क्वेश्चन ये समझ लीजिए कि आधे आधे मिनट में हो जाएंगे, हो सकता है कि आधा मिनट भी ना लगे। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन आपके क्या आ चुके हैं। एक तो ये है पेज नंबर 41, पेज नंबर 41 क्वेश्चन नंबर 22 गेट 2013। क्या दे रखा है, कंसीडर द डीके ऑफ ए पायोन इनटू ए म्यून एंड एंटी न्यूट्रिनो इफ द इन द पायोन रेस्ट मास रेस्ट फ्रेम। तो पायोन आपका रेस्ट पे डीके हो रहा है, ये वही सिचुएशन है ए इक्वल टू बी प्लस सी, जहां पे थर्ड पार्टिकल का रेस्ट मास 0 है। क्या पूछा है, एनर्जी ऑफ द एमिटेड न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो की एनर्जी पूछी है। मैं इसको अगर ए इक्वल टू बी प्लस सी लिख लूं तो आपको सी की एनर्जी पूछी है एक तरह से। तो मैंने आपको सी की एनर्जी क्या याद कराई थी, मैंने कहा था जो डीकेइंग पार्टिकल है उसका मास 0 नहीं होगा, जिसकी एनर्जी निकाल रहे हो उसका मास 0 नहीं होगा, लेकिन जो तीसरा बचा उसका मास का स्क्वायर को 0 करना है अपॉन ट्वाइस ऑफ मास ऑफ द डीकेइंग पार्टिकल। इसको अगर आप निकालोगे तो यहां से आ जाएगा एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो इज इक्वल टू मास ऑफ पायोन का स्क्वायर, मास ऑफ न्यूट्रिनो इज 0 माइनस मास ऑफ द म्यू का स्क्वायर इंटू सी अपॉन 2 इंटू मास ऑफ पायोन। यहाँ पे सभी वैल्यूज रख दो और आपको आंसर मिल जाएगा। हाँ सी का स्क्वायर, यस सी का स्क्वायर, यस, तभी तो एनर्जी सी का स्क्वायर है भाई, एम सी स्क्वायर है, तभी तो एनर्जी की आएगी। तो इसमें मास की वैल्यू रख दो, बताओ कितना आंसर आ रहा है। ये आपको जाएगा 139.6 का स्क्वायर माइनस 105.7 का स्क्वायर ओवर 2 इंटू 139.6, ये आएगा। सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अब सी स्क्वायर की मल्टीप्लाई नहीं करोगे क्योंकि मासेस आपके एम बाई सी स्क्वायर में है, तो सी स्क्वायर अपने आप कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कितना आंसर आया बताओ। तो आपका आंसर यहाँ पे हमें नियरेस्ट इंटीजर बताना है, तो 29.78 आया। मान लो ये आया 29.78, तो इसको आप 30 लिखोगे, नियरेस्ट इंटीजर 30। ठीक है, तो इस क्लास को चलो यहीं एंड करते हैं, टाइम हो गया है। अब इसके क्वेश्चन जो है बाकी हम जो है नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, और मैं आपको एक स्लाइड में लिख दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, उसे करके आना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और इसका रिवाइज करके आना जिनके फॉर्मुले जिनके डेरिवेशन। तो अब हम रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स में कुछ और क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। स्लाइड 20 करना सर, पीछे वाली स्लाइड। फर्स्ट स्लाइड दिखाना सर, एक स्लाइड पीछे, एक मिनट, एक स्लाइड पीछे ही है सर, स्लाइड फर्स्ट सेकंड दिखाना। हाँ ये होगी, उसके बाद जो है फर्स्ट तो खैर ये है, ये तो लास्ट क्लास में हुआ था। फर्स्ट ये है, मेरे ख्याल से आपको शायद ये नहीं चाहिए, फर्स्ट ये है और सेकंड ये है, लेकिन आपको इसके बाद चाहिए होगा, यानी कि थर्ड भी हम कर चुके थे, ये फोर्थ ये है। ठीक है, फोर्थ हो गई, उसके बाद फिफ्थ ये। तो मेरे ख्याल से कोई और क्वेश्चन तो नहीं होगा खैर। लास्ट वाले काम करते हैं, क्या चीज लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर 30 हो तो गया, 29.78 जो भी आया, तो आपको इंटीजर लिखना था, नियरेस्ट इंटीजर। एक मिनट, क्वेश्चन हमारा कहाँ गया, ये है, तो इसमें नियरेस्ट इंटीजर लिखा तो 30 लिखेंगे। देखिए जो 2 और मोर रिएक्टेंट पार्टिकल्स हैं उनका फॉर्मूला याद मत करो, उसके लिए जो है डेरिवेशन कर लेना एग्जाम, क्योंकि एक तो वो क्वेश्चन इन जनरल आया नहीं है, आएगा तो डेरिवेशन करके आंसर आ जाएगा इतने सारे, क्योंकि वो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और उसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। कैसे, क्योंकि जब आपकी a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी की रिएक्शन होती है तो फिर 1 डायमेंशन में नहीं होती है, वो 2 डायमेंशन में भी हो सकती है, यानी कि उसमें एंगल्स बनेंगे।
बी पार्टिकल किसी और एंगल में जा रहा है, सी और वो डी सी किसी और में जा रहा है, डी किसी और में जा रहा है। तो ऐसी रिएक्शन में फॉर्मूला याद करना इम्पॉसिबल है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो पार्टिकल ए वाला रिएक्ट किया बी से और बी आपका रेस्ट पे, तो जो आपके सीओडी बनेंगे रिएक्शन के बाद वो हो सकता है किसी कोई एंगल बनाए, मान लो थीटा एंड फाई। तो ऐसे केस में फॉर्मूले मतलब ना याद करके आप जो है वहां पे वो कर देना, कंजर्वेशन लॉस कर देना। ऐसा मैं क्वेश्चन करा दूंगा जिसमें इसके लिए होगा, तो अल्टीमेटली फिर उससे हो जाएगा। तो इनके इसके लिए फॉर्मूले मत याद करो, इसमें तो वहीं पे हम जो है कंजर्वेशन लॉस अप्लाई करेंगे। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन वाली स्लाइड ये है। ठीक है, तो इस क्लास में एंड करें। ठीक है, तो मैं से एंड करता हूँ।